हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीपीडब्ल्यूए कोड, और सीपीडब्ल्यूए कोड में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज स्टोर, और ये इसका 6th वीडियो है। तो हम लोग स्टोर में जो आज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 7.3, और वो है टूल्स एंड प्लांट। और जब आप टूल एंड प्लांट पढ़िएगा तो आपको एक चीज पढ़ना है कि टूल एंड प्लांट में जो टूल एंड प्लांट लेजर होता है वो होता है सीपीडब्ल्यूए फॉर्म नंबर 15। टूल एंड प्लांट लेजर वो होता है सीपीडब्ल्यूए 15। और इसमें ये जो सीपीडब्ल्यूए 15 है ये 3 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इसमें से ये जो पार्ट 1 है ये फिर 5 पार्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो टूल एंड प्लांट है वो 6 कैटेगरी का है, सॉरी 5 नहीं 6 कैटेगरी का है। ठीक है, तो आपको यहाँ देखना होगा कि ये 6 कैटेगरी का है। टूल एंड प्लांट कौन सी 6 कैटेगरी के हैं, सबसे पहले हम लोग यहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। और जब एक बार हम समझ जाएंगे तो उसके बाद जब चैप्टर में एंटर करेंगे तब हमको ये बहुत ज्यादा क्लियरली समझ में आने लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टूल एंड प्लांट 6 कैटेगरी। पहली कैटेगरी है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड ड्राइंग मटेरियल। इसका क्या है कि these include equipment and supplies used for scientific experiment, research and technical drawing. They are used to measure, observe and record scientific phenomena. एग्जाम्पल के तौर पे है पहला वाला माइक्रोस्कोप, हम लोग जानते हैं वो छोटी चीजों को देखने के काम आता है। स्पेक्ट्रोमीटर वो लाइट की प्रॉपर्टीज को मेजर करता है। ठीक है, ये तब हम लोगों ने लेबोरेटरी में देखा था जब हम लोग 12th की साइंस में पढ़ रहे थे। कैलिपर्स हमने देखा था, ये नापने की मशीन होती है। ड्राइंग बोर्ड होता है, कंपास एंड डिवाइडर्स होते हैं। ये सब किसी भी काम को करने से पहले उसका एक डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन बनाने के लिए चाहे आप रोड बनाइए चाहे आप बिल्डिंग बनाइए, आपको इसके लिए ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। कैलिपर की भी पड़ती है। कैलिपर की जरूरत पड़ती है पानी के क्वालिटी को मेजर करने के लिए। आगे आ गए, नेक्स्ट में प्लांट एंड मशीनरी। ये भी टूल एंड प्लांट का एक एग्जाम्पल है। प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं कि ये इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है और लार्ज स्केल का है। समझे, लार्ज स्केल का मशीन है, यूज इन मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड हेवी इंडस्ट्री, जैसे कि कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है पता है? जब आपने देखा होगा आटे की चक्की, तो आटे की चक्की को जनरेटर से जब कनेक्ट करते हैं, बीच में जो बेल्ट होता है, ठीक है, ये फिर फॉर मूविंग मटेरियल और प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री, ये कन्वेयर बेल्ट होता है। सीएसी मशीन, ऑटोमेटेड कंट्रोल ऑफ मशीनिंग टूल। प्रेस, प्रेस का मतलब होता है जो कि मोल्डिंग करने के काम आता है, यानी मोड़ने के काम आता है, शेपिंग करने के काम आता है किसी मटेरियल को। ठीक है, अगर आपने लोहा पिघला दिया है, उससे आपको एक बर्तन बनाना है, तो उसकी शेप में डालने के लिए जनरेटर आप जानते ही हैं, बिजली प्रोवाइड करने के लिए क्रेन, बड़े बड़े क्रेन होते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स अवेलेबल नहीं है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो होते नहीं है। इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने उसको इंक्लूड नहीं किया है, पर वो होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है टूल्स। ये छोटे छोटे टूल्स हैं, ये हैंड हेल्ड है, हाथ से चलाने वाले स्मॉल पावर ड्राइविंग डिवाइसेस है। ठीक है, ये परफॉर्म करते हैं टास्क सच एज कटिंग, शेपिंग, फेसनिंग और असेंबलिंग, जैसे कि हैमर यानी हथौड़ा। स्क्रू ड्राइवर आप लोग जानते ही, ऐसे स्क्रू ड्राइवर होता है, स्क्रू खोलने के काम आता है। रेंच आप लोग जानते हैं, रेंच जो कि कसने के काम आता है ना। और ड्रिल्स और सॉज, सॉज मतलब काटने वाली आरी। ठीक है, इसके ऊपर में फिल्म भी बनी है सॉ, आप लोगों ने बहुत से देखा होगा, नहीं देखा हो तो देखिए, 101 से लेकर 107 तक है। खैर, नेविगेशन प्लांट में क्या है डेफिनेशन? इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट यूज इन द नेविगेशन एंड ऑपरेशन ऑफ शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड अदर व्हीकल्स। ये अमूमन पीडब्ल्यूडी में कहाँ काम आता है? जब पहाड़ पे जाते हैं, रेगिस्तान में जाते हैं। अमूमन रेगिस्तानों और पहाड़ों में, बर्फीली वादियों में भी आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना कर पड़ सकता है। इन सब चीजों में काम करने के लिए आपको इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें जीपीएस सिस्टम है, राडार है, ऑटो पायलट है। अब इसका जो सिमिलर आ गया है वो आपने देखा होगा गूगल में, आप देखते हैं गूगल मैप। ठीक है, तो गूगल मैप किस बेस पे काम करता है? वो काम करता है जीपीएस सिस्टम पे। ऑटो पायलट सिस्टम है, कंपास है ये, और सोनार इक्विपमेंट है। सोनार इक्विपमेंट का काम बेसिकली क्या है? समुद्र के अंदर पानी की गहराई का पता लगाना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के नेविगेशन प्लांट आप समझ गए हैं। इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं? दो एग्जांपल और कैंप इक्विपेज, ये भी टूल एंड प्लांट में आता है। डेफिनेशन है सप्लाइज एंड इक्विपमेंट यूज फॉर कैंपिंग एंड सेटिंग अप टेम्पोररी लिविंग क्वार्टर्स ऑफन रिमोट लोकेशन।
इसका मतलब टेंट वगैरह लगाने के काम में आता है, जिसमें कि टेंट है शेल्टर लगाने के लिए। मान लीजिए कि कहीं ऐसी जगह पे गए, थोड़ी ना मैंने अपना कंस्ट्रक्शन करवाया है, यहाँ पर मुझे सामान रखने के लिए पहले एक टेंट लगाना पड़ा था। कहीं भी आप कंस्ट्रक्शन करवाइए, आपको सामान रखने के लिए, चाहे आप रॉड रखिए, सीमेंट रखिए, खुले में तो आप नहीं रख सकते। स्लीपिंग बैग, वो स्लीपिंग बैग काम आते हैं जंगलों में, ठीक है, ताकि आपको सांप बिच्छू ना काट लें, जंगली जानवर ना खा जाए। कुकिंग स्टोव होते हैं, पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर होता है जो आप हाथ में लेकर के चलते हैं, लैंटर्न होता है, फ्लैश लाइट होता है यानी टॉर्च, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके पॉइंट नंबर 5 में इंक्लूड हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 6 में लाइव स्टॉक होते हैं, जैसे कि आप कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे आप कार लेकर के नहीं जा सकते, वहां पे कैटल से जाते हैं यानी कि ऊँट से, शीप में भेड़ें होती है, पोल्ट्री यानी मुर्गियां होती हैं, ताकि आपको अगर वहां पर न मिले, क्या उसको बोलते हैं, फल सब्जियां ना मिले तो आप ये खा सकें, चिकन एग्स को खा सकें। हॉर्सेस होते हैं जो कि आपके रेगिस्तान और पहाड़ दोनों में काम आते हैं, और पिग्स भी होते हैं, वो भी मांस खाने के ही काम आते हैं। जब उमन अंग्रेजों के जमाने में बहुत हुआ करता था, आजकल इतना नहीं होता है। ये सब आपके टूल एंड प्लांट में ही काम आता है। तो कुल मिलाकर के 6 तरह की चीजें हो गई। इसमें से अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज मैं इसको हटाने वाला हूँ। चलिए, आप लोगों ने कुछ नहीं पूछा तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट भी नहीं होगा। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? प्लीज बताइए मुझे। आ रही है सर। ये समझ में आया जो हमने बताया अभी आपको? जी सर। सर ये मिलेगा कहाँ पर सर, ये जो लिस्ट थी? ये लिस्ट मैंने खुद ही बनाया रिसर्च करके, कहीं अवेलेबल नहीं। हाँ वही तो सर। तो अच्छा है सर ये बिल्कुल। मुझे बनाना पड़ा, समझे, इसलिए बनाना पड़ा ताकि आपको समझ में आए कि ये एक्चुअली कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। जिस मैं तो बस याद कर लिया था कि ये 6 पार्ट होते हैं, ये कैटेगरी है, पार्ट 1 में इसको करते हैं। हाँ हाँ, तो जब हमने भी एग्जाम दिया तो हमने भी ऐसे ही याद किया था ना, और क्या, सब लोग यही काम करते हैं। ठीक है, कुछ और चीजें होंगी जो मैं आपको दिखाता चाहूंगा, ठीक है, आज की क्लास में। तो हम लोग 7.3 टूल एंड प्लान पढ़ रहे थे। अभी जो हमने आपको पढ़ा, वो पढ़ाया, वो कहाँ लिखा हुआ, पहले मैं वही दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए कहाँ लिखा हुआ है, 6 कैटेगरी के होते हैं। हम लोग शुरुआत वहीं से करते हैं, ठीक है। ये देखिए तीन तीन पार्ट में है ना, इसी के पार्ट 1 आर्टिकल इन हैंड में है। ये पार्ट 1 आर्टिकल शुड बी ग्रुप्ड अंडर, ये वाला है, देखिए, अंडर विच कैटेगरी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, टूल। उसके बाद में नेविगेशन प्लांट, कैंप इक्विपेज एंड लाइव स्टॉक। तो ये यहीं पर था आपके, ठीक है। इसी वजह से यहाँ से मैंने आपको पहले ड्राइव किया कि टूल एंड प्लांट पहले कहते किसको है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक ऊपर पढ़ना कुछ भी मूर्खता है। तो ये टूल एंड प्लांट है, ठीक है, और ये स्टॉक से अलग होता है। कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं 7.3 टूल एंड प्लांट प्रॉपरली। नाउ वी आर मूविंग टू द जनरल। द टूल एंड प्लांट ऑफ अ डिवीजन आर ऑफ टू काइंड, दो तरह के होते हैं, जनरल तरह के और स्पेशल तरह के, ठीक है। तो जनरल ऑर्डिनरी टूल एंड प्लांट जो होते हैं, जो रिक्वायर होते हैं जनरल पर्पज के लिए, स्पेशल मशीनरी इक्विपमेंट होता है जो रिक्वायर फॉर द जनरल पर्पज बट फॉर स्पेसिफिक वर्क। तो यहाँ इसको डिफाइन करना हो कि ये पर्पज तो जनरल ही है, देखिए, अच्छा, नॉट फॉर जनरल पर्पज, द नॉट फॉर जनरल पर्पज बट फॉर स्पेसिफिक वर्क, है ना। द कॉस्ट ऑफ सप्लाई रिपेयर एंड कैरेज ऑफ आर्टिकल ऑफ क्लास ए यानी जनरल वाला जो मामला है, ठीक, वो चार्ज टू द माइनर हेड टूल एंड प्लांट। मैंने इसको रेड इसलिए किया कि टूल एंड प्लांट नाम का कोई माइनर हेड नहीं होता है, ये नहीं होता है, समझ गए। टूल एंड प्लांट नाम का कोई माइनर हेड नहीं होता है। तो उसका माइनर हेड का नाम क्या, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। क्या नाम है इसका? मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो पहले बताया भी गया, इसी चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। देख लिया आपने, टूल एंड प्लांट का माइनर हेड क्या है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस नाम का कोई माइनर हेड नहीं होता है, इसलिए प्लीज आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। देखिए, ये है 053 मशीनरी, ना सॉरी 052 मशीनरी एंड इक्विपमेंट, देख रहे हैं आप। तो ये आपको ध्यान में देना है ना। चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो टूल एंड प्लांट नाम का कोई माइनर हेड नहीं होता है, मशीनरी इक्विपमेंट होता है जिसका कि 052 होता है, 052, है ना। तो 052 मशीनरी इक्विपमेंट हमको याद रखना है। वेर एज सिमिलर चार्जेस ऑफ क्लास बी, जबकि क्लास बी में यानी कि स्पेशल मशीनरी को परचेज की जाती है, तो उसको टूल एंड प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में ना बॉर्न करके आर बॉर्न
बाय द वर्क कंसर्न, तो सीधे वर्क का जो कंसर्न हेड होता है उसी में उसको बॉन्ड करवाया जाता है। ठीक है, तो जो स्पेशल नेचर वाला होता है उसको वर्क कंसर्न बुक करते हैं, जनरल नेचर वाला मशीनरी इक्विपमेंट बुक होता है, टूल एंड प्लांट में नहीं। इन द बोथ केसेस द कॉस्ट इज चार्ज इन अकाउंट अगेंस्ट सैंक्शन एस्टिमेट। जाहिर सा बात है, जब तक आपके पास में सैंक्शन एस्टिमेट नहीं होगा आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, तो ये एक्सपेंडिचर इंकर नहीं कर सकते हैं। इन द सेम वे एक्सपेंडिचर ऑन वर्क, ठीक है, दो फॉर पर्पस ऑफ सैंक्शन इट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर ऑन टूल एंड प्लांट। ये सिंपल है और कुछ खास इसमें नहीं है। ठीक, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, न्यूमेरिकल अकाउंट ऑफ आर्टिकल ऑफ बोथ क्लासेस, माने ए एंड बी बोथ, जनरल और स्पेशल बोथ, बी केप्ट इन ईच सब डिवीजन। तो ये कहाँ मेंटेन किया जाता है? सब डिवीजन में मेंटेन किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि टूल एंड प्लांट का जो न्यूमेरिकल अकाउंट है, और ये इसका न्यूमेरिकल अकाउंट कौन सा वाला है? टूल एंड प्लांट रिसीव शीट एंड टूल एंड प्लांट इंडेंट, मैंने फॉर्म नंबर CPWA 13, ठीक है, एंड 14। ठीक है, ये दोनों के दोनों कहाँ मेंटेन किए जाते हैं? सब डिवीजन में। क्लियर है? द रूल्स रिलेटिंग टू न्यूमेरिकल अकाउंट ऑफ टूल एंड प्लांट अप्लाई ऑल्सो इम्पेरिशेबल आर्टिकल। वैसे आर्टिकल जो यहाँ नहीं दिए गए थे उन 6 कैटेगरी में, वो है टाइपराइटर जो कि आपके ऑफिस में मेंटेन होता है, फर्नीचर ऑफ रेस्ट हाउसेस एक्सेट्रा, इन सब पर भी इसी के नियम लागू पड़ते हैं। whether acquired by charge to head of account or other than tool and plant, इसका कोई हेड होता नहीं है, इसका होता है मशीनरी एंड इक्विपमेंट। और रिसीव फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए चाहे आपको पैसे पेमेंट करने पड़े, सेम टू सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। ध्यान रखें ये फ्री ऑफ कॉस्ट को आपको इसमें लेना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछेगा कि टाइपराइटर या फर्नीचर ऑफ रेस्ट हाउस फ्री ऑफ कॉस्ट किसी डिवीजन को मिल गया है, ऐसी स्थिति में उसको कहाँ बुक करेंगे? क्या उसको CPWA 14 में रखेंगे, CPWA 13 में रखेंगे, 12 में रखेंगे, कहाँ रखेंगे? तो 13 में डालेंगे, फ्री में मिला है ना, समझ गए? तो इसका मतलब है फिर इस केस में सिर्फ उसकी क्या बोल रहे हैं? क्वांटिटी ही रखी जाती होगी, हाँ, क्वांटिटी रखी जाती है, बिल्कुल, उसमें पैसे नहीं रखते। वैल्यू नहीं रखते होंगे ना सर, नहीं क्योंकि नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं। कुछ हुआ नहीं। हम्म। अच्छा मतलब सर, पॉइंट ये ये है कि तेरह आपको चौदह के फ्री ऑफ अलावा कॉस्ट ही अगर मिल गया है तो आपको लेना है, छोड़ना नहीं है। हाँ बोलिए। ये 13-14 के अलावा 15 भी तो सब डिवीजन में ही रखा 15 जाता है भी ना। लेजर में, बिल्कुल लेजर डिवीजन में मेंटेन होता है ना, लेजर में तो डालना ही है। और आप हम जो है वो स्टोर डे वाले टू में डे। वहां होता था, हाँ, क्या बोल रहे हैं? स्टोर के केस में हम वहां करते थे, डिवीजन ऑफिस में वो होता था ना लेजर अभी लेजर। भी डिवीजन में ही मेंटेन होगा, लेजर हर हाल में डिवीजन में ही मेंटेन होता है, टूल्स एंड प्लांट लेजर सर। डिवीजन में। ठीक है, देखिएगा आगे। The account of tool and plant issued for used by subordinate or of subdivision or temporary lent to contractor, as well as these of article lent or local bodies and others under competent authority के ऑर्डर होंगे तभी आप किसी को लेंट यानी उधार में दे सकते हैं। यानी कि उधार नहीं तो क्या बोलते हैं, अरे यार, जो आप किसी को देते हैं बदले में आपको पैसे मिलते हैं, उधार को नहीं बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं? लेंट करना मतलब किराए पे देना। हाँ, किराए पे दे सकते हैं। तो स्पेशली रिव्यूड पीरियडिकली, इसको पीरियडिकली रिव्यू किया जाता है, समझ गए? एंड इट शुड बी सेइंग दैट द आर्टिकल्स आर रिटर्न्ड विदाउट अननेसेसरी डिले, माने उसको जिस टाइम पे उसका रिटर्न का टाइम लिखा होता है उस समय मिल जाना चाहिए, और इन गुड कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप किसी को अपनी साइकिल देने से बचते हैं, क्यों? आपको पता है कि आपका दोस्त उसको तोड़ के लाएगा, है ना? स्कूटी को क्यों नहीं किसी शेयर करता है, वजह यही है। तो ये गुड कंडीशन में रिटर्न होना चाहिए, ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। दिस पैराग्राफ आल्सो अप्लाई टू टूल एंड प्लांट सेंट आउट फॉर रिपेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर कोई ध्यान देता ही नहीं है, क्योंकि जब आपने किसी को लेंट किया है तो आपको ध्यान से सोचते हैं कि हाँ भाई, आपको वो सामान जब रिटर्न हो रहा होगा ध्यान से आपको देखना है कि वो ठीक कंडीशन में है या नहीं। मैंने क्या किया, रिपेयर करने के लिए अपनी रेडियो दी, ठीक, रेडियो उसने लौटा दिया तो 3-4 दिन रखने के बाद में कहा कि हमारे पास इसके पार्ट नहीं है, ये रिपेयर नहीं होगा, राइट? तो उसके बाद मैंने किसी दूसरी दुकान में दिया, उसने कहा कि इसने पहले वाले ने इसके पार्ट भी, ओरिजिनल पार्ट भी निकाल करके रख लिया अपने पास। अल्टीमेटली वो रेडियो रिपेयर हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई पंखा, कोई सामान रिपेयर करने के लिए देते हैं, वहां से जब वो वापस लौटता है तो वो गुड कंडीशन में होना चाहिए, सारे पार्ट उसके ओरिजिनल होनी चाहिए जैसा कि आपने उसको रिपेयर करते समय दिया था। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। जब आप रिसीव करते हैं इसको प्रॉपरली एग्जामिन करना पड़ता है और काउंट भी करना पड़ता है कि गिनती में कम ना हो और क्वालिटी में भी खराब ना हो। व्हेन डिलीवरी इज टेकन, और जब आप डिलीवरी लेते हैं तो रिकॉर्ड ऑफ डिटेल काउंट, इसकी एंट्री करनी पड़ती है टूल एंड प्लांट रिसिप्ट शीट में, और जो होता है फॉर्म नंबर 13। ठीक, और ये प्रिपेयर किया जाता है ट्रिप्लीकेट में। हालांकि आपने पहले भी देखा था स्टोर में गुड्स रिसीव शीट भी ट्रिप्लीकेट में ही प्रिपेयर किया जाता था, याद है? इसको भी ट्रिप्लीकेट में ही
प्रिपेयर किया जाता है, चाहे कार्बन प्रोसेस से कीजिए, इंडेलिजिबल इंक से कीजिए, ठीक है, कॉपी पेंसिल कीजिए, कंप्यूटर जनरेटेड शीट से कीजिए, जिससे मन करे उससे कीजिए, काम कुल मिला के वही करना है। कहाँ इसका इनिशिएशन होता था, या चीज स्टोर में है ना, यहाँ भी इसका इनिशिएशन स्टोर में होगा। स्टोर वाला कौन सी कॉपी रखता था, ऑफिस कॉपी, यहाँ पे लिखता है 1 कॉपी, ये 1 कॉपी नहीं है, ये ऑफिस कॉपी है ना, ये ऑफिस कॉपी ओसी है ना। और फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी उसको भेज देता था, तो फर्स्ट कॉपी का था डुप्लीकेट और सेकंड कॉपी का था ट्रिप्लीकेट, है ना। तो डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट भेज दिया, रिटेन बाय द स्टोर कीपर, स्टोर कीपर ने पहली कॉपी रखी, और जेई और सेक्शनल ऑफिसर जिसने भी रखा है, एंड द अदर टू सेंड टू द सब डिविजनल ऑफिसर हु विल रिटेन 1 कॉपी। यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर भी एक कॉपी रख लेता है, ठीक है, रिटेन कर लेता है, जबकि जीआरएस के मामले में सब डिविजनल ऑफिसर ने कोई कॉपी नहीं रखी होती है, याद है, वहां पे दोनों की दोनों कॉपी डिवीजन में जाती है। फॉर पोस्टिंग टूल एंड प्लांट लेजर, अच्छा यहाँ पे दिखा हुआ है कि टूल एंड प्लांट लेजर मेंटेन हो रहा है सब डिवीजन में, अच्छा ठीक, जबकि वहां पे गुड्स का जो लेजर मेंटेन हो रहा था वो डिवीजन में मेंटेन हो रहा था। चलिए, आपकी बात सही है, टूल एंड प्लांट लेजर कहाँ मेंटेन हो रहा है, सब डिवीजन में, ठीक है। चलिए, एंड pass on the other to the divisional officer for making necessary payment or adjustment of values if required। खैर, तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपका जो ट्यून प्लांट शीट है उसकी एक आध कॉपी तीनों के पास में है, स्टोर कीपर के पास भी, सेक्शन ऑफिसर सब डिविजनल ऑफिसर के पास भी और डिविजनल ऑफिसर के पास भी। इस तरीके से उसका पेमेंट मेड हो रहा है, और जब आप पेमेंट कर रहे हैं, नहीं, जब आप आइटम रिसीव कर रहे हैं, ठीक, तब आपको एक्नॉलेजमेंट भी देना है, चाहे आपने गुड्स को रिसीव किया है या टूल एंड प्लांट को रिसीव किया है। तब जब आप आइटम रिसीव कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट आप देंगे, सच एक्नॉलेजमेंट एज मे हैव बीन गिवन टू द पर्सन फ्रॉम हुम द आर्टिकल आर रिसीव्ड। तो उसको देना होता है जिससे आपने आर्टिकल रिसीव किया है, कैन बी साइंड ओनली बाय द डिविजनल और सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, वो किसी सब डिविजनल या डिविजनल ऑफिसर के द्वारा ही साइन होगा, किसी अरे गहरे के द्वारा नहीं, है ना। और जब वो साइन हो सर गया, जैसे हाँ बोलिए ना। हम जैसे वो गुड्स रिसीव कर रहे थे तो उसमें एक कॉपी हम उसको भी दे देते थे जिससे हम गुड्स रिसीव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उसके बदले एक्नॉलेजमेंट देते हैं, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, एक्नॉलेजमेंट तो वहां भी दे रहे थे, आइटम जब आप रिसीव करेंगे तब एक्नॉलेजमेंट देंगे। लेकिन उन साथ में एक कॉपी भी देते हाँ, तो गुड्स की सीट में हम एक कॉपी उसको तब दे रहे थे जब हम उससे पेमेंट कर रहे थे, पेमेंट के टाइम पे हम उसको दे रहे थे एक कॉपी, याद कीजिए। जैसे उसमें क्या हो रहा था, ट्रिप्लिकेट में जब जीआरएफ हम बना रहे थे, है ना, हैं। जी तब एक सर। कॉपी करके रख रहा था और 2 कॉपी जा रहा था हाँ सब डिविजनल ऑफिसर को। सब डिविजनल ऑफिसर दोनों की दोनों कॉपी डिवीजन को भेज रहा था, डिवीजन एक कॉपी पे पेमेंट कर रहा था और एक कॉपी दे रहा था मतलब सप्लायर को, ये तो कर रहा था, हाँ हाँ, ऐसा ही। है ना। और आइटम जब आप जीआरएफ रिसीव करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट तो देना पड़ेगा ना कि आपने इतना आइटम रिसीव किया है। ठीक है सर। हो सकता है दुकानदार ने 50 बोरी भेजी हो और आपको 49 बोरी ही मिली हो, एक बोरी बीच में से गायब हो गई हो, नहीं हो सकता, जी सर, होता तो है। इसी वजह से, है ना। एक्नॉलेजमेंट का मतलब हमने पूरा गिन लिया है, आपने जो भेजा है हमने उतना रिसीव कर लिया। खैर, एन एक्नॉलेजमेंट बी गिवन व्हेन आर्टिकल्स लेंट और सेंट आउट और आर रिसीव्ड बैक। जब हमने आर्टिकल किसी को लेंट किया था, किराए पे दिया था, और जब उसको वापस ले लिया, हमने रिसीव कर लिया है, उस समय भी एक एक्नॉलेजमेंट देना है ना। ये आपका एमसीक्यू का पार्ट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में ये रहे कि एक्नॉलेजमेंट हमको केवल परचेज के टाइम पे देना है, जब हम लेंट करके रिसीव कर रहे होंगे उसमें हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं देना है, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। द एंट्रीज इन फॉर्म 13 मतलब टूल एंड प्लांट रिसीट के बारे में है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिसीव्ड बैक ऑफ आर्टिकल लेंट और सेंट आउट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर बाय सुटेबल रिमार्क्स। इसका क्या मतलब है कि जब आपने परचेज किया तब भी आपने लिखा, ठीक है, टूल एंड प्लांट रिसीव शीट में। अब आपने किसी को उधार दिया था और वहां से लौटा तब भी आपने एंट्री की, दोनों एंट्री में डिफरेंस होना चाहिए ना, तो वो आपको ध्यान में रखना है, उसको अलग तरीके से लिखना पड़ता है, ठीक है, उसको अलग बाय सुटेबल रिमार्क, एक रिमार्क लिखना होगा। तो रिमार्क में अपन क्या करते हैं, विद रेफरेंस टू द ओरिजिनल एंट्रीज ऑफ द टूल एंड प्लांट रिसीव शीट, समझ रहे कि नहीं। तो जब टूल एंड प्लांट रिसीव शीट की जो ओरिजिनल एंट्री है उसके रेफरेंस में एक रिमार्क लिखना होता है कि इसको परचेज नहीं किया गया, उसको पहले उस तारीख को परचेज कर लिया गया था, इस समय ये लेंट आरबी कर दीजिए, एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए रिसीव्ड बैक, ठीक है, आरबी मतलब रिसीव्ड बैक, ठीक है। तो लेंट और सेंट आउट का मतलब हमने उधार पे या किराए पे दिया था, वहां से हमें वो मिल गया है ना, तो इसकी इस तरीके से एंट्री करनी पड़ती है। चलिए, और रजिस्टर showing the receipt issue and return of the booklet containing tool and plant receipt sheet should be maintained in the divisional and sub-divisional office on the lines prescribed in paragraph 7.2.8।
ठीक है, एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे showing the receipt, issue and return of the booklet, ठीक है, containing tool and plant receipt sheet। तो टूल एंड प्लांट रिसीट शीट का एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, ठीक है, जो कि दिखाया गया है, डिवीजन में भी मेंटेन होगा, सब डिवीजन में मेंटेन होगा। ये क्या जानते हैं, जैसे जैसे याद है जीआरएस जब हम लोग का मूव कर रहा था तो रजिस्टर जीआरएस में हम लोग मेंटेन कर रहे थे फॉर्म 12A में, याद है? जी सर, पहले बताइए। डिवीजन में होता था। हाँ, वही फॉर्म 12A में रजिस्टर जीआरएस भी है और फॉर्म 12A में रजिस्टर टीएनपी रिसीट शीट भी है। मतलब कि जीआरएस, ठीक है, जीआरएस का 8A होता है ना, और टीएनपी आरएस तो कौन सा हो गया, 13A हो गया, 13 है ना। दोनों का जो रजिस्टर होगा वो 12A ही होगा। पॉइंट समझ में आई बात मैंने क्या बताया आपको? मतलब कि जो जीआरएस का रजिस्टर था वो केवल जीआरएस का रजिस्टर नहीं है, वो टीएनपी का भी रजिस्टर है, जी सर। टीएनपी आरएस का। क्लियर हुआ? नहीं, इसको क्लियर हो करने गया के हो लिए गया 7 सर। पॉइंट, हाँ 7.2.8 का रेफरेंस देखिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, उसमें रहता क्वेश्चन था पूछा कि जाए। हाँ बोलिए। उसमें रहता था कि डीओ जो एक रजिस्टर मेंटेन करती है बुकलेट सा, और अगर सब डिवीजन अगर फर्दर आगे किसी को वो करता है तो वो अलग से सेपरेट एक रजिस्टर मेंटेन। मैंने कहने का मतलब है कि टीएनपी आरएस का रजिस्टर क्या होगा, अगर कोई पूछ देगा, समझे, तो जिन्होंने इतनी गहराई से नहीं पढ़ा वो कभी भी इसको टिक मार्क नहीं करते, है कि नहीं। दोनों का दोनों 12A में जाएगा, चाहे रिसीव शीट कोई भी हो। वैसे इंडेंट का 12B में जाएगा, मैंने गुड्स का इंडेंट और टीएनपी का इंडेंट दोनों 12B रजिस्टर जो भी जाएगा। ठीक है, चलिए। द आर्टिकल ऑफ टूल एंड प्लांट शुड बी इशूड ओनली ऑन द रिसीट ऑफ रिक्विसाइट नोन एज टी एंड प्लांट इंडेंट फॉर्म नंबर 14। और ये जो फॉर्म नंबर 14 ये भी ट्रिप्लिकेट वही बनता है, समझे कि नहीं। हालांकि यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है जिस पर सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है, साइंड बाय द डिविजनल एंड सब डिविजनल ऑफिसर। जाहिर सी बात है, इंडेंट कोई भी इंडेंट तब तक नहीं बनता है जब तक उस पर डिविजनल या सब डिविजनल ऑफिसर साइन ना कर दे। जब तक साइन नहीं तब तक वो क्या है, रिक्विजिशन है ना। इंडेंट का मतलब होगा अथॉरिटी की, हाँ स्टोर कीपर तुम इशू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ कैश सेल्स। लेकिन जब ये कैश सेल्स का होगा, समझे कि नहीं, तब क्या होगा, नहीं कैश सेल्स के मामले को छोड़ दे तब, कैश सेल्स में तो स्टाम्प्ड देना होगा। अब इसमें खास बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। कोई भी आप ट्रांजेक्शन कीजिए, कैश का ट्रांजेक्शन, तो कैश का ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, याद कीजिए, सादे पन्ने पर 1 रुपए का रेवेन्यू टिकट चिपकाते हैं और ऐसा साइन करते हैं कि आधा सिग्नेचर रेवेन्यू टिकट के बाहर हो और आधा सिग्नेचर रेवेन्यू टिकट के ऊपर हो। याद है, कैश का लेन देन में ऐसा हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं, बताइए। पहले पिक्चर क्लियर कीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। कैश के कभी मामले देखा में ऐसा नहीं, करते हैं कि नहीं? हाँ बोलिए। कभी नहीं देखा सर। कभी नहीं देखा? तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर लैंड वैंड परचेज कीजिएगा ना, तो जब आप अग्रीमेंट कर रहे होंगे उस समय में आपको एक अग्रीमेंट टोकन अमाउंट जब आप देते हैं तब उस समय में आप उसको 1 लाख रुपए अगर आपने दिया, ठीक, तो वो आपको एक सादा कागज पे 1 रुपए की रेवेन्यू टिकट चिपका करके उस पर ऐसा क्रॉस सिग्नेचर करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन का रिसीट। ठीक है, जब कैश ट्रांजेक्शन का रिसीट होगा तब तो स्टाम्प्ड होगा, लेकिन जब कैश ट्रांजेक्शन का रिसीट नहीं है तब अनस्टैम्प्ड भी चलेगा, लेकिन एक्नॉलेजमेंट तो होना चाहिए डेटेड, समझे। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ कैश सेल्स, कैश सेल्स को छोड़ दें तब अनस्टैम्प्ड बट डेटेड एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी ऑब्टेन्ड इन सपोर्ट ऑफ ऑल इश्यूज एंड इन द केस ऑफ टूल एंड प्लांट। अभी ये लाइन का सबसे ज्यादा डाउट इसी पे होता है। आप जितने भी लोगों को ग्रुप में डिस्कशन करते हुए देखेंगे सुनेंगे, वहां पे इसी पॉइंट पे सबसे अधिक डाउट है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर इसे एक्सेप्ट को हटा दें तो इन द केस ऑफ कैश सेल्स तब अन भी हट जाएगा, स्टाम्प्ड एंड डेटेड एक्नॉलेजमेंट। समझ गए? इस लाइन को जब हमको फिर से लिखने के लिए कहा जाएगा और एक्सेप्ट हट जाएगा तो इस लाइन को ऐसे में लिखूंगा कि इन द केस ऑफ कैश सेल्स। ठीक है, अब ये क्या होगा, स्टाम्प्ड एंड डेटेड एक्नॉलेजमेंट, स्टाम्प्ड और होगा 1 रुपया का खासकर, एंड ये कंपलसरी नहीं है, 1 रुपया से अधिक का भी आप कर सकते हैं पर मिनिमम 1 रुपया, एंड डेटेड एक्नॉलेजमेंट।
और बाकी का लाइन वैसे का वैसा। अभी पॉइंट समझ में आया कि नहीं? अब मैं आगे जी बढ़ूँ? सर, इस पे थोड़ा कंफ्यूजन था, वो हो गया क्लियर सर, ये मैं मुझे कहा भी था समझ में नहीं। अभी समझ में आया, कैश सेल्स होगा तो स्टाम्प लेना ही पड़ेगा, समझे? कैश सेल्स नहीं है तब स्टाम्प करने की जरूरत नहीं है, पर डेटेड सिग्नेचर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? जी सर। चलिए, must be obtained in support of all issues and in the case of tools etc lent to contractor, contractor को अपने lent किया है, such be such acknowledgement should further set forth the valuation of all article lent as determined by subdivisional officer वगैरह वगैरह। खैर, अब हम लोग आते हैं अगली लाइन पे। entries of article referred in this paragraph should be distinguished from other by the table remarks in form number 14। ठीक है, सिंपल मीनिंग यही है कि 7.3.3 को आप देख लीजिए एक बार, उसका जितना भी एंट्री है 7.3.3 का उसको अलग करेंगे बाकियों से। तो 7.3.3 कौन सा वाला है? ये वाला है, ठीक है। इसका मतलब है द अकाउंट फॉर टूल एंड प्लांट इशूड बाय फॉर यूज बाय सबऑर्डिनेट ऑफ द सब डिविजन और टेम्पोरल लेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, इसको अगर अलग कर दें, ठीक है, इसके अलावा जितने भी हैं उनको डिस्टिंग्विश करना होगा, ठीक है। हाँ, ये वाला नोट में कि एंट्रीज ऑफ आर्टिकल रेफर टू इन पैराग्राफ 7.3.3 कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर बाय सुटेबल रिमार्क इन फॉर्म नंबर 14, कि हमने भाई उसको या तो परचेज के इंडेंट का मतलब इस केस में परचेज की बात कर रहा हूं मैं, जब आप परचेज करेंगे वो एक अलग होगा, और जब आप किसी को लेंड करेंगे तब एक अलग होगा, सॉरी सेल करेंगे तो अलग होगा, लेंड करेंगे तो अलग होगा, अपने काम को देंगे तो अलग होगा। इस केस में आपको ये चीज दिखाना पड़ेगा अलग तरीके से, जैसे कि आपने गुड्स इसी चीज में सॉरी टूल एंड प्लांट इसी चीज में दिखलाया था, वैसे ही यहाँ पे आपको अलग करके दिखाना पड़ेगा। खैर, अगला क्वेश्चन जो बनता है कि इंडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट, ये 3 कॉपी में बनता है, जबकि गुड रिसीव का जो इंडेंट बनता था वो बनता था क्वांटुप्लिकेट में, याद है ना? यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 कॉपीज बीइंग प्रेजेंटेड टू द डिवीजन सब डिवीजन इंडेंटिंग अपॉन, जिसने इंडेंट किया उसको ही 2 कॉपी हमको दे देनी है। अगर सब डिवीजन का सिग्नेचर से इंडेंट हुआ है तो 2 कॉपियां किसको देनी है? सब डिवीजन को। अगर डिवीजन के सिग्नेचर से इंडेंट हुआ है तो 2 कॉपियां किसको देनी है? डिवीजन को, ठीक है। अपॉन अनदर रिटेन्ड एज ऑफिस कॉपी, और एक तो एक ऑफिस कॉपी में रख ही लेना है बाय द स्टोर कीपर, नहीं बाय द इंडेंटिंग डिवीजन, सॉरी बाय द इंडेंटिंग डिवीजन, जिसने इंडेंट, अच्छा यहाँ पे क्या केस बनता है, यहाँ पे केस ये बनता है कि 2 डिवीजन वापस से हो जाएंगे, एक हो जाएगा इंडेंटिंग डिवीजन, एक हो जाएगा सप्लाइंग डिवीजन। ये है इंडेंटिंग डिवीजन और ये है सप्लाइंग डिवीजन, ठीक है। तो सप्लाइंग डिवीजन इंडेंटिंग डिवीजन ने कॉपी बनाई है तो ये ट्रिप्लिकेट में बनाएगी, इसके पास में रहेगा ऑफिस कॉपी, ठीक है, इसके पास में रहेगा ओसी, और इसके पास में रहेगी 2 कॉपीज, एक होगा डुप्लीकेट, एक होगा ट्रिप्लीकेट, ठीक है। खैर, द सप्लाइंग सब डिवीजन shall complete this indent in respect of actual issues and pass on 1 copy thereof to the division। तो सप्लाइंग डिवीजन का जो सब डिवीजन है, ठीक है, वो डुप्लीकेट कॉपी रख लेगा, है ना, और एक कॉपी भेज देगा किसको? डिवीजन को। तो ये सब डिवीजन है, सब डिवीजन वो डुप्लीकेट कॉपी रख लेगा और ट्रिप्लीकेट कॉपी जो है भेज देगा टू सप्लाइंग डिवीजन, ठीक है। अब सप्लाइंग डिवीजन क्या करेगा? द सप्लाइंग सब डिवीजन शैल कंप्लीट दिस इंडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल इश्यूज एंड पास ऑन 1 कॉपी thereof to डिविजनल ऑफिस रिटेनिंग द अदर फॉर पोस्टिंग इन टूल एंड प्लांट ट्रेजर। और जो अपनी डुप्लीकेट कॉपी सब डिवीजन ने रखी है इसी के बेस पे वो टूल एंड प्लांट ट्रेजर की पोस्टिंग करेगा, ठीक है। अब टूल एंड प्लांट ट्रेजर में आ जाते हैं। इससे पहले कि टूल एंड प्लांट ट्रेजर को हम लोग विस्तार से देखें, मैं आपको टूल एंड प्लांट दिखाना चाहता हूँ कि ये 3 कॉपीज में होती है टूल एंड प्लांट ट्रेजर। देखिए कौन सी कॉपी है। पहली कॉपी आर्टिकल इन हैंड, ये 6 टाइप का आर्टिकल था, वो मैंने आपको बताया है। ये 2 है आर्टिकल टेम्पोररी लेंड और सेंट आउट पार्ट 2, मैंने पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है। शॉर्टेज अवेटिंग एडजस्टमेंट, ये कब होगा? जब आप इसका इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। इंस्पेक्शन करने के समय में अगर कोई आइटम आपको दिखा जो कि बुक में है लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन में नहीं है, तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे, अच्छा ये फिजिकल वेरिफिकेशन करता कौन है? ये करते हैं सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर। कौन करता है? बाई एससी, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर। और ये करते समय में अगर कोई शॉर्टेज इनको मिला तो उसको अपने बुक से हटाते नहीं है, मैं फिर से बोल दूं, उसको अपने बुक से हटाते नहीं है, उसको कैश इन हैंड में, आर्टिकल इन हैंड में रहने देते हैं और यहाँ भी इसकी एंट्री करते हैं। मतलब पार्ट 1 में रहती है,
और पार्ट 3 में भी रहती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ जाएं, आपको प्लीज एक बार टूल एंड प्लांट लेजर को मैं देखने के लिए कहता हूँ। उसको आप लोग ध्यान से देखिए, टूल एंड प्लांट लेजर 3 पार्ट में कैसे बनता है। ये देखिए, टूल एंड प्लांट लेजर दिख रहा है आप लोगों को? प्लीज मुझे बताइए, हाँ ना बताइए। जी सर, दिख रहा है। देखिए, टूल एंड प्लांट लेजर का पार्ट 1 आप लोग देख रहे होंगे। ये पार्ट 1 है आर्टिकल इन हैंड, है ना? ये देख लीजिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसमें नेम ऑफ द आर्टिकल, एक आर्टिकल के लिए एक है। ठीक, तो ये कुल मिला के 12 कॉलम में है। सीरियल नंबर, डेट, फ्रॉम हुम रिसीव्ड, कहाँ से आपको मिला है, टू हुम इश्यूड, किसको इशू किया है, और टूल एंड प्लांट रिसीव सीट नंबर, डेट, टूल एंड प्लांट इंडेंट नंबर, डेट। तो जब रिसीव करेंगे तो रिसीव सीट का नंबर डालेंगे, जब इशू करेंगे तो इंडेंट का नंबर डालेंगे। परमानेंट ट्रांजेक्शन पर रिसीव्ड 5A, इशूड 5B। परमानेंट ट्रांजेक्शन इसका मतलब अब आपको इशू कर दिया है तो वापस मिलने वाला नहीं, ठीक है। टेम्पोररी ट्रांजेक्शन का मतलब है किसी को लेंट किया है ना? देखिए, टेम्पोररी ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट आर्टिकल टेम्पोररी लेंट आउट फॉर रिपेयर, ठीक है। चलिए, टोटल रिसीट 5A प्लस 6A, 5A रिसीट 6A रिसीट, टोटल इशू 5B प्लस 6B, 5B इशू और 6B। मैंने परमानेंट और टेम्पोररी ट्रांजेक्शन दोनों को कर देने पर फिर बैलेंस मिल जाएगा। बैलेंस का मतलब है रिसीट माइनस इशू बराबर बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, 7 माइनस 8 बराबर 9 होगा। रेफरेंस टू वाउचर नंबर, एडजस्टमेंट फॉर वैल्यूज, इनिशियल ऑफ सब डिविजनल क्लर्क 11 और रिमार्क। ये है पार्ट 1, आर्टिकल इन हैंड, कितने आर्टिकल आपके हैंड में है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट को। अब आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 है आर्टिकल टेम्पोरल लेंथ और सेंट आउट फॉर रिपेयर, ठीक है। सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पर्सन और डिवीजन, नेम ऑफ आर्टिकल, इशू में डेट ऑफ इशू, नंबर इशूड, कितने आर्टिकल आपने इशू किए हैं, रिसीट में भी डेट ऑफ रिसीट, नंबर रिसीव्ड बैक, ठीक है। बैलेंस, इनिशियल सब डिवीजन क्लर्क एंड रिमार्क्स। ये पार्ट 2 देख लिया आपने। अब आते हैं हम लोग पार्ट 3 पे। पार्ट 3 है शॉर्टेज अवेटिंग एडजस्टमेंट में। ये कुल 6 कॉलम्स में है। सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ द पर्सन और डिवीजन, नेम ऑफ आर्टिकल, नंबर फाउंड शॉर्ट। तो कौन सा आर्टिकल है? मान लीजिए पेन है, 100 आइटम था लेकिन गिनती में 96 दिख रहा है, तो 4 आइटम फाउंड शॉर्ट। रेफरेंस टू रिकवरी और राइट ऑफ। क्या तो रिकवरी कीजिए तो उसको कहिए कि 4 पेन का पैसा दो, नहीं तो राइट ऑफ कर दीजिए कि आदमी है ही नहीं, कहाँ से पैसा देगा। लास्ट में रिमार्क्स इंक्लूडिंग एक्शन टेकन फॉर द क्लियरेंस ऑफ शॉर्टेज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 मंथ। 3 मंथ से ज्यादा ऊपर में कोई शॉर्टेज होगा, उसका अलग से रिमार्क आपको लिखना पड़ता है। तो ये कुल मिला करके आपने देखा, होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, यहाँ तक आप लोग को देखने के लिए मिला, आप लोग समझ पाए कि मैंने क्या बताया आप लोग को? प्लीज बताइए मुझे, प्लीज कंफर्म कीजिए जो आपने देखा समझा, जी सर। है ना? चलिए, तो टूल एंड प्लांट लेजर हमने देखा, 3 पार्ट में थे, हम लोगों ने उसको अच्छे से देखिए, समझ लिया। आगे लिखते हैं, पढ़ते हैं। द कंसोलिडेटेड अकाउंट ऑफ द रिसीट, ये मेंटेन कहाँ होता है? तो भाई सब डिवीजन में मेंटेन होता है ना? सब डिवीजन में कैसे मेंटेन होता है? तो भैया टूल एंड प्लांट रिसीव सीट फॉर्म 13 और टूल एंड प्लांट इंडेंट फॉर्म 14, दोनों के आधार पर मेंटेन किया जाता है फॉर्म 15, है ना? इट शुड बी केप्ट इन 3 पार्ट, आर्टिकल इन हैंड, आर्टिकल टेम्पोरल लेंथ और सेंट आउट, एंड शॉर्टेज अवेटिंग एडजस्टमेंट। इन पार्ट 1 आर्टिकल शुड बी ग्रुप्ड अंडर द प्रिस्क्राइब्ड सब हेड। वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि ये 6 हेड में, सब हेड में होता है। इन पार्ट 2 है टेम्पोरल लेंथ और सेंट आउट। द एंट्री शुड बी मेड इन अ सेपरेट सेक्शन फॉर ईच कॉन्ट्रैक्टर एंड अदर पर्सन टू हुम द आर्टिकल आर लेंट ऑफ सेंट आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्टर को जितने आइटम दिए गए उनको अलग पन्ने में लिखेंगे, और एक सेक्शन में एक पर्सन को जितने दिए गए उसको अलग पन्ने में लिखेंगे, ठीक है। पार्ट 3, अब पार्ट 3 कौन सा है? आइटम अवेटिंग एडजस्टमेंट इज ब्रॉट इनटू यूज ओनली इफ एनी शॉर्टेज कम्स टू नोटिस। और वो कौन करता है? फिजिकल वेरिफिकेशन में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के द्वारा। पार्ट 1 क्या है? आर्टिकल इन हैंड। पार्ट 2 है टेम्पोरल और सेंट आउट ऑफ द लेजर शुड बी पोस्टेड फ्रॉम द ऑफिस कॉपीज ऑफ द टूल एंड प्लांट सीट। पार्ट 1 में होता है, और टूल एंड प्लांट इंडेंट पार्ट 2 में होता है। एज एंड व्हेन ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, इसका मतलब इसकी पोस्टिंग डेली नहीं होती है, एज एंड व्हेन ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस है, ठीक है। तो ये आपको एक वर्ड अलग मिल गया है गुड रिसीव सीट के अलावा। गुड रिसीव सीट में आपने देखा था उसकी पोस्टिंग डेली होती, डे टू डे पोस्टिंग वहां वर्ड पर लिखा हुआ था, और यहाँ डे टू डे पोस्टिंग नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ एज एंड व्हेन अ ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। ईच सेपरेट ट्रांजेक्शन कनेक्टेड विद आर्टिकल लेंथ और सेंट आउट should further be posted in part 2, जाहिर सी बात है, in the section reserved for the contractor person concerned, article length etc, being shown in the column for issues and received back in the column for receipt, ठीक है।
नाउ पेमेंट हम लोग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, जैसे आप जीआरएस का पेमेंट कर रहे थे गुड रिसीव शीट के आधार पे, जो आइटम आपने परचेज किया था वैसे ही टूल एंड प्लांट जब आप परचेज करेंगे सेम टू सेम पेमेंट करेंगे। पेमेंट का प्रोसीजर 7.2.16 से 7.2.18 में है, अपन उसके ऊपर में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने उसको अच्छे से देख लिया है। अगला, रिकवरी कैसे करते हैं भैया, रिकवरी में फॉर यूज ऑफ टूल एंड प्लांट, अगर आपने किसी को दिया है, लेंट किया है मतलब उधार पे दिया है या किराए पे दिया है, तभी आपको उसकी रिकवरी करनी पड़ेगी। और जब वो आइटम खो गया हो, है ना, लॉस्ट कर गया हो, तभी उसकी रिकवरी करनी पड़ेगी। इन दो मामलों में कैसे रिकवरी करते हैं, पहला है फॉर यूज ऑफ टूल एंड प्लांट, द प्रोसीजर टू बी ऑब्जर्व इन चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ टूल एंड प्लांट in the account of a division and making adjustment on account of cost of tool and plant used on work। ठीक है, अब क्या होता है, आपका ही टूल एंड प्लांट है कि आपके ही किसी काम पे गया हुआ है, मैं जानता था कि ये होने वाला है, प्लीज वेट कीजिए सो दैट ये स्टार्ट हो सके। लाइट चली गई है, ठीक है, तब तक आप लोग कुछ कहना चाहें तो कहिए। आप लोग यहाँ तक समझ में आ रहा है, अंकित जी को छोड़ के बाकी लोग बताइए प्लीज। आ रहा है सर। देखिए मैम, अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन लगे ना, आप प्लीज जरूर पूछिए, इससे हमें अच्छा हाँ जी लगेगा। सर। ये हमने क्या सुन लिया फिर से वही। चलिए, तो आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। The procedure to be observed in charging the cost of tool and plant account in the account of division and making adjustment on account of cost of tool and plant used on work executed on behalf of the division। तो दूसरी डिवीजन के बिहाफ में अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपका सामान वहां पे लग रहा है, उसकी भी आपको रिकवरी करनी पड़ती है। और ये मैंने आपको बताया था परसेंटेज चार्ज को लेकर के, परसेंटेज चार्ज में 4 तरह के होते हैं, उसमें टूल एंड प्लांट भी होता है, एक ऑडिट एंड अकाउंट होता है, एक पेंशनरी बेनिफिट होता है और एक एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं चैप्टर 22 में रिपीट करने वाला हूँ, चैप्टर 10 में भी, सॉरी चैप्टर 10 में रिपीट करने वाला हूँ, वहाँ आप इसको जरूर रिलेट कर पाएंगे। उसको बोलते हैं परसेंटेज चार्जेस, उसमें टूल एंड प्लांट चार्ज होता है जब आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट या डिवीजन के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें। खैर, आगे इस अपेंडिक्स 4 को मैंने देखा है, इसमें उसमें कोई जरूरत नहीं है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं लिखा है। 3.11 when tool and plant are lent to local bodies, contractor or other, white paragraph 7.3.3 the hire and other charges, जो उसको किराए लेते हैं should be determined by local rules। ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है और फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी भी लोकल अथॉरिटी को जब आप देते हैं तो वहां पे उसका किराया कितना रुपया वसूल करेंगे, तो लोकल रूल्स के हिसाब से होता है। जैसे कि आपने अगर किसी को मकान दिया है तो उस मकान का किराया कहाँ कितना होगा, तो जैसा आपका लोकेशन होगा वैसे आधार पे आपका मकान का किराया होगा, वो लोकल रूल के आधार पर तय होता है और किराए की दर। द होल कॉस्ट ऑफ कैरेज ऑफ ऑल गवर्नमेंट टेंट, अब ये टेंट पे आ गया, आपको पता ही है 6 टाइप का होता है, उसमें टेंट भी होता है ना। तो टेंट को जब आप कैरेज कर रहे हैं, यहाँ से वहां लेके जा रहे हैं, जाहिर सी बात है टेंट को छोटा मोटा होता नहीं, कई अधिकारियों के लिए होता है, बिलोंगिंग टू द एग्जीक्यूटिव एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स वुड बी डेबिटेड टू द मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी इक्विपमेंट मैंने आपको बताया एक माइनर हेड होता है जिसका माइनर हेड नंबर है 052। हाँ, ठीक है। इफ दे आर यूज्ड होली और पार्टली और प्राइवेट पर्पस, अगर ऐसा होगा कि आप टेंट को इस्तेमाल करके ले जा रहे हैं गवर्नमेंट के काम के लिए और फिर बीच में उसको प्राइवेट के काम के लिए इस्तेमाल किया गया है, अगर होली या पार्टली इस्तेमाल किया गया प्राइवेट काम के लिए, तब उसको आपको रिकवरी करनी पड़ेगी, विल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स फ्रेम्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कंसर्न इन दिस बिहाफ। कि सर आपका टेंट लगा हुआ है, चलिए शादी भी हम इसको करवा लेते हैं, कि नहीं, बड़ा सा टेंट है, इसमें शादी कभी हमारा काम निकल जाएगा, गाँव वाले शादी करवाओगे तो उसका पैसा देना होगा तुम, ठीक है। मतलब प्राइवेट पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए अगर आप यूज करते हैं या करवाते हैं तो उतना रिकवरी करना पड़ता है। दूसरा, सर अगर ये सेल और बिलोंगिंग तो सर
ये बिलोंगिंग टू एग्जीक्यूटिव एंड रेवेन्यू ऑफिसर, ये क्या कहना चाह रहे हैं? एग्जीक्यूटिव एंड एनी ऑफिसर का मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव एंड रेवेन्यू ऑफिसर है, एनी ऑफिसर नहीं है। तो ये हाँ मतलब, एग्जीक्यूटिव का मतलब ये हो गया कि उस रैंक के अधिकारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रैंक के अधिकारी। और रेवेन्यू नहीं ऑफिसर सर, का जैसे ये है ना कि ऑल गवर्नमेंट टेंट्स बिलोंगिंग टू, तो ये बिलोंगिंग टू वो तो फिर गवर्नमेंट का ही है ना, तो हम इससे क्यों बिलोंग कर पा रहे हैं? ये नहीं, तो एग्जीक्यूटिव का जैसे एग्जीक्यूटिव के नाम पे वो टेंट होता है ना। अच्छा, उनके नाम पे। हाँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अमूमन, जो टेंट होता है। एक्चुअली क्या है, देखिए सब डिविजनल ऑफिसर भी यूज करेगा तो भी नाम तो एग्जीक्यूटिव का ही रहेगा, समझे? हाँ हाँ, ठीक। हाँ, चलिए सेल्स में अगर आपने कोई टूल एंड प्लांट सेल कर दिया, बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया, किसी दूसरे डिवीजन को दे दिया है, ठीक है, क्योंकि उसको जरूरत थी, आपको जरूरत नहीं थी, द डिविजनल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल, वो डिविजनल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेंट नहीं। दैट व्हेन टूल एंड प्लांट आर डिस्पोज्ड ऑफ, या तो उसको खराब कर दें या सेल कर दें, अदरवाइज कर दें विद द सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हालांकि खुद अपने मर्जी से नहीं कर सकते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन आपको चाहिए। द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम द पार्टीज कंसर्न इज रियलाइज्ड एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट एग्जांपल मेरे साथ में हुआ है वो ये जेनरेट ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आता है। तो ट्रांसफार्मर को सेल किया गया है वो स्क्रैप वैल्यू में, वैसी स्थिति में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन मौजूद होना चाहिए, तभी वो पॉसिबल होगा। तो हमने उसको देखा कि हाँ भाई सैंक्शन मौजूद है, ठीक। इफ द अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड विद इन द मंथ, ये सिंपल है, मैंने पहले ही बता दिया है, तब उसको आप MWA में डालते हैं, जिसको मिसलेनियस पब्लिक वर्क एडवांस या मिसलेनियस वर्क एडवांस भी कहते हैं। ये 799 सस्पेंस के नीचे होता है ना, एज अ सेल ट्रांजेक्शन बाय द इशू फॉर ट्रांसफर एंट्री। सेम सिमिलर टाइप का जो एग्जांपल होता है, जब आप कोई आइटम परचेज करते हैं और सेम महीने में उसका पेमेंट आप नहीं करते हैं, तब उसको आप कहाँ रखते हैं बताइए? तो ये भी आप लोग का होमवर्क है, क्लास वर्क है, सॉरी। जब आप आइटम परचेज करते हैं डिवीजन के तौर पे और सेम महीने में उसका आपने पेमेंट नहीं किया, उसको कहाँ डालते हैं बताइए जल्दी? MPSS में सर। MPSSN में। उसका माइनर हेड कौन सा है? 129 सर। बिल्कुल सही, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, मेरा रिपीट करवाने का और कोई पर्पस नहीं है, जितनी बार रिपीट होगा आप लोग को याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई पर्पस नहीं है। सेल अकाउंट बनाते हैं फॉर्म 19 में, ये सेल अकाउंट तभी बनता है जब फॉर्म 18 यूज किया जाता है। फॉर्म 18 कहीं कहीं लिखा हुआ है, फॉर्म 18 में जैसे जो होता है ना कि जो आपको मैंने बताया कि कोई भी आइटम आपको सेल करना है तो आप यूं ही सेल नहीं कर सकते हैं। सेल करने से पहले उसका सर्वे रिपोर्ट बनता है, सर्वे रिपोर्ट में एक्चुअली ये लिखा जाता है कि आइटम अब अनसर्विसेबल हो गया है और इसका जो बेस वैल्यू होना चाहिए, स्क्रैप वैल्यू जिसको बोलते हैं, कबाड़ में इसकी कीमत क्या होनी चाहिए, उसका बेस वैल्यू, उसके ऊपर ऑप्शन होता है, ऐसा नहीं कि आपने बेस वैल्यू लगा दिया तो उसी पर किसी को भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन वो सर्वे रिपोर्ट में फॉर्म 18 में मिलता है। तो फॉर्म 18 आपको नीचे में मिलेगा, तो उसी फॉर्म 18 के बेस पे सर्वे रिपोर्ट जो बनाता है वो हायर अथॉरिटी बनाता है, उसकी बेस पे सेल अकाउंट बनाता है सब डिविजनल ऑफिसर। तो फॉर्म 18 जो स्क्रैप वैल्यू है वो आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा इन सपोर्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। तो इसमें आपको मिलेगा फॉर्म 18 नीचे में मिलेगा। व्हेन टूल एंड प्लांट आर ट्रांसफर टू अदर डिवीजन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, तो सब डिविजनल ऑफिसर शुड नोट इन फॉर्म 14, जैसे टूल एंड प्लांट इंडेंट जो होता है इन रेड इंक, रेड इंक में लिख दिया गया है जस्ट बिलो द एंट्रीज ऑफ क्वांटिटीज द वैल्यू देयर ऑफ इफ रिकवरेबल, क्योंकि आपने किसी को ट्रांसफर किया तो आपको पैसा मिलने वाला है, तो पैसा मिलने वाला है तो पैसा लीजिए ना भाई, ठीक है। वो चैप्टर 17 में फिर रूल लिखा हुआ है, द नेसेसरी मनी सेटलमेंट एंड एडजस्टमेंट विल बी इफेक्टेड बाय द डिविजनल ऑफिसर। जाहिर सी बात है, पैसा का कोई भी लेन देन होगा सब डिविजनल ऑफिसर के लेवल पे नहीं हो सकेगा, वो डिविजनल ऑफिसर को ही करना होता है। 7.3.15 द फोरगोइंग रूल, जो पहले से बताया गया है, रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द कॉस्ट ऑफ टूल एंड प्लांट अप्लाई इक्वली टू द स्पेशल टूल एंड प्लांट। सिंपल है, जो जनरल टूल एंड प्लांट के लिए लागू होता है वो स्पेशल टूल एंड प्लांट के लिए भी लागू होता है। मतलब आप जनरल टूल एंड प्लांट किसी को दे दें या स्पेशल टूल एंड प्लांट दे दें, प्रक्रिया आपकी सेम है, द कॉस्ट ऑफ विच वाज चार्ज टू वर्क और प्रोजेक्ट प्रोवाइडेड। लेकिन स्पेशल टूल एंड प्लांट के केस में कुछ स्पेशल कंडीशन भी, और वो स्पेशल कंडीशन क्या है कि स्पेशल टूल एंड प्लांट में आर्टिकल आर एक्चुअली डिस्पोज्ड ऑफ, ये देखना होगा कि आर्टिकल सचमुच में डिस्पोज किया गया है। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल तो पड़ा हुआ है और आपने कल बुक में दिखा दिया है। बाई सेल डिस्पोज करें कि ट्रांसफर से डिस्पोज करें ऑन अ वैल्यूएशन टू अनदर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, राइट। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट व्हेन एन आर्टिकल आर ट्रांसफर, जब आर्टिकल को ट्रांसफर किया गया है दूसरे काम के लिए या प्रोजेक्ट के लिए इन द सेम डिवीजन और टू अनदर डिवीजन, दे एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट यूज। ऐसा नहीं है कि वहां पे आइटम लगने वाला 6 महीने के बाद
और आपने अभी उसको इश्यू कर दिया, नहीं, इमीडिएट यूज होना चाहिए। तब आज मान लीजिए कि उसको 2 दिन या 3 दिन के बाद कोई आइटम कंज्यूम करने वाला है वो, और आपके पास वो आइटम पड़ा हुआ है, तभी आप इसको इशू करेंगे, ठीक, और उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी मांगेंगे। और अ वर्क और प्रोजेक्ट विच हैज ऑलरेडी बीन सैंक्शनड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और केवल उसी काम के लिए आप आइटम इशू करेंगे जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑलरेडी सैंक्शन कर रखा है, एंड अ ट्रांसफर वैल्यू हैज बीन डिटरमाइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन अकॉर्डिंग विद सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और वहां उसकी जो ट्रांसफर वैल्यू होगी वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही तय करेगा। पर ये पॉसिबल नहीं है कि उसको अनसर्विसेबल आइटम हो जाए तो फिर उसको राइट बैक कर लीजिए। हालांकि इसमें लैंग्वेज क्या लिखता है, इट इज नॉट परमिसेबल टू राइट बैक द कॉस्ट ऑफ स्पेशल टूल एंड प्लांट in anticipation of possibility of the articles being utilized on other work or project at some distant date। तो ये एंटिसिपेट नहीं कर लेना है कि कुछ 6 महीने के बाद में स्पेशल टूल एंड प्लांट यूज किया जा सकेगा, समझे, इसीलिए उसकी वैल्यू को हम राइट बैक कर लें, ठीक। आगे, नो आर्टिकल कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम न्यूमेरिकल अकाउंट ऑन द प्ली दैट द अकाउंट ऑफ द वर्क टू विच द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल वाज डेबिटेड हैव बीन क्लोज्ड। इसका सिंपल मीनिंग क्या, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक स्पेशल टूल एंड प्लांट आपने परचेज किया। स्पेशल टूल एंड प्लांट हमेशा स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए ही परचेज किया जाता है, ठीक है, फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट या स्पेशल वर्क, है ना। अब स्पेशल वर्क खत्म हो गया, ठीक है, स्पेशल वर्क अगर खत्म हो गया, क्लोज हो गया, तो क्या स्पेशल टूल एंड प्लांट आपका अनसर्विसेबल हो गया है? नहीं ना, स्पेशल टूल एंड प्लांट तो सर्विसेबल हो सकता है ना। ऐसी स्थिति में उसकी वैल्यू को आपको हटाना नहीं है। कब तक नहीं हटाना, जब तक कि वो सर्विसेबल ना हो, या किसी को आपने बेच न दिया हो, या किसी को ट्रांसफर ना कर दिया हो। तो यही लिख रहा है, नो आर्टिकल कैन बी रिमूव फ्रॉम द न्यूमेरिकल अकाउंट। उसमें न्यूमेरिकल अकाउंट में से उसको हटाना नहीं है, ऑन द प्ली दैट द अकाउंट ऑफ द वर्क टू विच द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल फॉर डेबिटेड हैव बीन क्लोज्ड। कब तक नहीं हटाएंगे, जब तक दे आर एक्चुअली सोल्ड, जब तक उसको सचमुच ना बेच दिया जाए, किसी को ट्रांसफर ना कर दिया जाए, और या तो वो एक्चुअल में अनसर्विसेबल ना हो जाए, तब तक आप उसको न्यूमेरिकल अकाउंट से हटा नहीं सकते हैं, उसके सैंक्शन को राइट ऑफ नहीं कर सकते। पॉइंट समझ में आ गया। वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग हमारा कंसर्न ये है कि वेरिफिकेशन कौन करता है। वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक अप्लाइज आल्सो टू द वेरिफिकेशन ऑफ टूल एंड प्लांट। जैसे कि स्टॉक का वेरिफिकेशन होता है, वैसे टूल एंड प्लांट का भी होता है, विद एक्सेप्शन, एक अपवाद है, दैट व्हेन एनी आर्टिकल आर फाउंड डेफिशिएंट। जब कोई आर्टिकल आपको डेफिशिएंट नजर आता है कि मतलब नहीं है, बुक में है, एक्चुअल में नहीं है, द नोट ऑफ द डेफिशिएंसी शुड बी मेड इन रेड इंक इन द टूल एंड प्लांट लेजर फॉर्म 15। तो टूल एंड प्लांट लेजर फॉर्म 15 3 पार्ट में था। पहला था इन हैंड, दूसरा है लेंथ ऑफ टेंट, और तीसरा है पार्ट 3, है ना, शॉर्टेज अवेटिंग एडजस्टमेंट। तो आपको कहाँ कहाँ लिखना होगा, पार्ट 3 में लिखना होगा और पार्ट 1 में लिखना होगा, ठीक। तो पार्ट 1 से आप सीधे माइनस नहीं कर सकते, इन हैंड में आपको दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन पार्ट 3 में डालना होगा कि ये यहाँ से अब नजर नहीं आ रहा है, विदाउट मेकिंग एनी एंट्रीज इन द क्वांटिटी कॉलम, सो दैट तो क्वांटिटी कॉलम में नहीं, इनर कॉलम में आपको दिखाना होगा कि भैया वो मिल नहीं रहा है, समझ गए। क्वांटिटी कॉलम में आप लिख देंगे तो माइनस ही हो जाएगा। सो दैट द आर्टिकल्स में कंटिन्यू टू बी बॉर्न ऑन द अकाउंट ऑफ टूल प्लांट until the loss is adjusted by a recovery or sanctioned write off। सी ऑल्सो पैराग्राफ 7.3.17 जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, ठीक। तो कुल मिला के माजरा यही है कि आपको कोई भी चीज अगर मिल गई तो आपको सीधे के सीधे उसको हटा नहीं देना है, आपको उसको इनर कॉलम में लिखने हैं, और जब तक कि फाइनल ऑर्डर ना आ जाए कि आपको रिकवरी कर लेनी है कि राइट ऑफ कर लेना है, उसको आप कॉलम मतलब क्वांटिटी कॉलम में नहीं लिखते। आगे कुछ कंडीशंस हैं कि कुछ डिस्क्रिपेंसी क्वांटिटी में पाई गई है कि लॉस हो गया है, इस तरीके से उसको डील करेंगे। यहाँ पे डील करने के तरीके हैं, when they are noticed action should be taken as indicated in paragraph 7.3.16 कि जब आपको गुम हो गया है तभी इस तरीके से आपको लिखना है, जो 7.3.16 में ऑलरेडी मेंशन किया गया है, ठीक है। लेकिन नोटिस हो गया है ना, नोटिस करने के बाद की कौन सी प्रक्रिया है, अभी आपके केवल जानकारी में मिली है। अब एक बार जानकारी में मिल गई कि आपने उसको देखा है कि वो आपके टूल एंड प्लांट जो लेजर है उसमें वेरिफिकेशन हुआ है, उससे डाटा मैच नहीं कर रहा है, व्हेन राइटिंग ऑफ द लेजर फॉर्म 15। अब इसका फॉर्म 15 को जब लिख रहे हैं तब कैसे लिखेंगे, द डिफिशियंसी शुड बी रजिस्टर्ड इन पार्ट 3। पार्ट 3 में सबसे पहले लिखेंगे आइटम अवेटिंग एडजस्टमेंट एंड देयर क्लियरेंस शुड बी वॉच। उसको क्लियरेंस को वॉच करना पड़ता है। आर्टिकल फाउंड सरप्लस, अगर फाउंड सरप्लस मिल जाए तुरंत उसको पार्ट 1 में रिसीट के तौर पे डालेंगे, लेकिन अगर डिफिसिट मिले तो पार्ट 1 से हटाएंगे नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर सरप्लस मिले तो तुरंत पार्ट 1 में डालेंगे, डेफिसिट मिले तो पार्ट 1 से हटाएंगे
नहीं, एंड विल देयरफॉर रिक्वायर नो फर्दर एक्शन। सरप्लस मिल जाए तो पार्ट 1 में डालो और कोई काम मत करो, आंख बंद करके सो जाओ। अगला, इफ द डेफिशिएंसीज आर मेड गुड इन काइंड, अगर डेफिशिएंसी मिल जाए बहुत ज्यादा, अब क्या करना है? अब करना है कि द रिसीट और रिकवरी शुड बी शोन इन द टूल एंड प्लांट रिसीट शीट फॉर्म 13। समझिए कि नहीं? रिकवरी शो करना होगा टूल एंड प्लांट रिसीट शीट में 13 में, विदाउट मेकिंग एनी एंट्री in the quantity column, and when posting the transaction in the ledger form 15, the article received, अगर आर्टिकल हमने रिसीव किया है, ठीक है, should not be entered in part 1 but taken with a suitable remark direct to part 3 in clearance of the item outstanding therein। कुछ कंफ्यूज नहीं कर रहा है कि जब आपको आइटम मिल जाता है? हाँ बोलिए ना। सर इसको फिर से बता देते, ये क्या है, डिफिशियंसी आर मेड गुड इन काइंड? नहीं नहीं, ये मुझे कंफ्यूज कर दिया अभी। मैंने जब पढ़ा था तो मुझे ठीक ठाक समझ में आ गया था। ये कह रहा है कि जब आपको आइटम मिले तब आपको पार्ट 1 में नहीं लेना, पार्ट 3 में लेना। काहे नहीं लेना पार्ट 1 में भाई? जबकि डेफिशिएंसी फाउंड हुई है कि नहीं? डेफिशिएंसी का मतलब तो फिजिकल वेरिफिकेशन किया और आइटम नहीं मिला, यही ना है जी? जी सर। द रिसीट और रिकवरी शुड बी शोन इन द टूल एंड प्लांट रिसीट शीट 13 विदाउट मेकिंग एनी एंट्री इन द क्वांटिटी कॉलम। तो रिसीट एंड रिकवरी को, तो रिसीट एंड रिकवरी हुई कहाँ है? जब आइटम डेफिसिट में मिला है तो रिसीट कहाँ किया हमने, कि बाद में शिफ्ट किया है? मैंने बाद में रिकवर कर लिया तब की बात है। अगर आपने बाद में रिकवर कर लिया है, शुड बी शोन इन द टूल एंड प्लांट रिसीट फॉर्म 13, ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी एंट्री इन द क्वांटिटी कॉलम। जाहिर सी बात है। इसका क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले वो आइटम था 100 जो आपके बुक में दिख रहा था, फिजिकल वेरिफिकेशन करने पर दिखा 96, ठीक। अब आपने जो 4 आइटम शॉर्ट हुआ उसको रिकवर कर लिया, ठीक। तो 4 आइटम तो बुक में ऑलरेडी अमाउंट के कॉलम में दिख ही रहा था, तभी तो 100 था। अगर आप 4 को फिर से अमाउंट के कॉलम में डाल देंगे तो वैसे इसको 4 हो जाएगा ना। आप पॉइंट समझे? इसमें जैसे 100 आइटम बुक में नहीं दिख रहा सर, था। जैसे ये सी और डी की जब हम स्टार्टिंग लाइन पढ़ते हैं ना, तो एक जगह लिखा हुआ है कि इफ द डिफिशियंसी आर मेड गुड इन काइंड, दूसरे डी में लिखा है कि इफ द डिफिशियंसीज आर मेड गुड बाय रिकवरी ऑफ कॉस्ट। तो इस दोनों का कुछ तो नहीं है सर? मेड गुड इन काइंड का मतलब है कि वो आइटम ही आपको मिल गया है, या तो आपको रिकवरी सीधे सीधे आइटम से, जैसे मान लीजिए कि हमारे में 100 पेन दिख रहे थे, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन में 96 पेन दिखा, ठीक, और जिससे रिकवरी करनी थी उसने 4 पेन ला के दिए ना, कि 4 पेन की कीमत दी। अच्छा, ये है काइंड, मेड इन काइंड। हाँ, रिकवरी आपने काइंड में की है। 100 पंखे अच्छा थे, फिजिकल वेरिफिकेशन में 96 पंखे दिखे, तो 4 पंखे ला के दिए, वही उसी ब्रांड का सेम मॉडल का 4 पंखा मिला। तो फिर सर कह रहा है कि टूल्स एंड प्लांट रिसिप्ट शीट बनाना है फॉर्म 13, जिसमें बनाना क्वांटिटी तो होगा ना, कॉलम में लिखना है। बाकी आपको टूल एंड प्लांट रिसीट बनाना है, लेकिन उसके आइटम डिस्क्रिप्शन में लिखना है। मैंने उसके वो कॉलम में, क्वांटिटी कॉलम में नहीं लिखना है, डिस्क्रिप्शन में अंदर में लिखना है कि रेफरेंस का, कि फिजिकल वेरिफिकेशन फलाना ऑफिसर के द्वारा इस डेट को किया गया, उसके लेटर के रेफरेंस में 4 आइटम को डिफिशिएंट पाया गया, उसकी रिकवरी आज की गई है, ठीक है। तो वो 4 आइटम रिकवर कर लिया गया है, उसका एक नोट लिखना है डिस्क्रिप्शन के कॉलम में, लेकिन क्वांटिटी का कॉलम में खाली छोड़ देना। क्वांटिटी का कॉलम में 4 डाल देंगे तो पहले से ही ऑलरेडी तो 100 पड़ा ही हुआ है, 4 आपका और हाँ जी क्या नहीं हो जाएगा? अब जी 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 सर। हाँ, समझे? अब क्लियर हुआ सर। हाँ। हम्म, ठीक है। तो काइंड में अगर होता है तो आपको चुपचाप से जीआरएस का फॉर्म 13 भरना है, विदाउट मेकिंग एनी एंट्री इन द क्वांटिटी कॉलम। अब मुझे थोड़ा अचानक से कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है, वो थोड़ा गर्मी है ना ज्यादा, इसी वजह से। एंड व्हेन पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द लेजर फॉर्म में जब पोस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तब आपको उसके पार्ट 1 में एंट्री नहीं करनी, क्योंकि पार्ट 1 में ऑलरेडी 100 आइटम दिख ही रहा है कि नहीं? जी सर, वो तो ऑलरेडी है ही। हाँ, पार्ट 3 में जो आपने पहले लिखा था कि 4 आइटम नजर नहीं आ रहा है, तो अब पार्ट 3 में डाल दें कि 4 आइटम मिल गया है। क्लियर है? हाँ हाँ सर, अब सही है। है ना? चलिए, और क्या पार्ट 3 में डालेंगे? इन क्लियरेंस। पहले लिखा था कि 4 आइटम नजर नहीं आ रहा है, अब आपने कहा कि 4 आइटम मिल गया, तो जो नजर नहीं आ रहा, जो मिल गया तो क्लियर कर देगा ना आपका पार्ट 3 को कि हाँ मिल गया, ओके ओके, डन डन, ठीक है। अब मान लीजिए कि आइटम जो है काइंड में रिकवरी ना होकर के कैश में रिकवरी हुई है, ठीक है।
रिकवरी ऑफ कॉस्ट और द राइट ऑफ, या तो रिकवरी हो गई कैश में या तो राइट ऑफ कर देना पड़े। अब क्या करें, तो फिर राइट ऑफ सैंक्शन हो गया है, ठीक है। द आर्टिकल शुड बी सोन एज इशूड इन द टूल एंड प्लांट इंडेंट 14 विद सुटेबल रिमार्क, ठीक है। क्योंकि अब आपको कैश में रिकवरी करनी है या फिर आपको राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ करना है तब तो आपको इसको मैंने समझिए पेमेंट आपका एक्सपेंडिचर के तौर पे शो हो रहा है। आप पॉइंट समझ रहे हैं, जैसे कि आपने किसी को इशू कर दिया, ठीक है। और रिकवरी ऑफ कॉस्ट भी करते हैं तब भी, ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट भी किसी को इशू करते हैं तो ही तो आप रिकवरी करते हैं पैसे की, याद है। जी सर। जब आइटम आपका खो गया है तब भी आपको इसको इंडेंट में देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको उसके बदले पैसे मिले हैं, आइटम नहीं, ठीक है। तो जब आप इंडेंट में किसी को देते थे तो उसकी रिकवरी करते थे ना पैसे में, हाँ कि ना। ये जब तक समझ में नहीं आएगा मैं आगे बढ़ने वाला नहीं। आप पहले बताइए कि आप लोग को कंफ्यूजन कोई कोई डाउट है, बाकी लोग बोलिए ना जी, खाली उनको क्या बोलने दे रहे हैं। मुझे समझ में आ गया, मुझे कोई डाउट नहीं है, अभी आप पूछेंगे मुझे बढ़िया से बताऊँ। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। सर जैसे ये है कि एक तो राइट ऑफ है तो तब तो थोड़ा समझ में आता है, लेकिन कॉस्ट उसकी रिकवरी हो रही है सर, है ना, तो इंडेंट तो होगा ही। सुनिए ना, गुम नहीं हुआ, मान लीजिए गुम नहीं हुआ, 100 आइटम था, आपने जी मुझसे सर। 4 आइटम मांगे, आप है इंडेंटिंग डिवीजन, मैं हूँ सप्लाइंग डिवीजन, ठीक। ठीक अभी है गुम सर। नहीं हुआ है ना। 4 आइटम आपने मुझसे मांगे, मैंने आपको 4 आइटम दिए, बदले में आप मुझे पैसे देंगे कि नहीं देंगे। जी सर बिल्कुल देंगे। आप समझ गए। तो यहाँ हाँ जी पे हाँ जी सर। हाँ, यहाँ पे मैंने आइटम किसको दिया है मुझे पता है, लेकिन जब वो आइटम गुम हो गया है तब मैंने आइटम किसको दिया मुझे पता नहीं है, पर पैसे तो मुझे मिल ही रहे हैं। तो वो एक तरह का इश्यू हो गया, समझ गए। जी सर। वो डाउट है भी बोलिए, हम आपका आवाज में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है, हमको फुल कॉन्फिडेंस, हमको समझ में आ गया पूरा मुझे। हाँ सर थोड़ा सा है इसमें। सर मेरा ये पहले वो वेरिफिकेशन हुई, डिफिशियंसी पाएगी, फिर उसको हाँ पार्ट 3 में दिखाना होगा कि अवेटिंग ये एडजस्टमेंट है, हाँ बिल्कुल फिर बिल्कुल। बाद बाद में उसकी रिकवरी हुई कॉस्ट से। हाँ रिकवरी हुई कॉस्ट से, तो हमने ये दिखाया कि हमने इतना आइटम इशू किया है, इशू हुआ नहीं है। क्योंकि आप, अच्छा ठीक है चलिए एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। रिकवरी की होगी तो कोई तो XYZ होगा जिसने पेमेंट किया होगा, किसी को बिल्कुल सर। किसी को तो मैं बलि का बकरा बनाया होगा, हाँ ठीक है सर। उसी आदमी को हम लोग इशू दिखाएंगे। अब और समझे। वो हम फॉर्म 14 में फिल करेंगे और हम्म। सुटेबल रिमार्क देंगे उसके अगेंस्ट। हाँ। हम्म। मान लीजिए कि मान लीजिए कि क्रेन ऑपरेटर है, ड्राइवर है, ठीक है, उसने 4 स्क्रू ड्राइवर गायब कर दिए, ठीक है। तो हमने स्क्रू ड्राइवर की जो कीमत है उस क्रेन ड्राइवर से वसूल की। क्रेन क्रेन ड्राइवर का नाम मान लीजिए कि अमन है, तो अमन से हमने वसूल की। तो हम क्या लिखेंगे कि 4 स्क्रू ड्राइवर हमने अमन को इशू किया, इशू किया नहीं लिखेंगे, पर हमने उसको इंडेंट में हमको भरना होगा कि 4 स्क्रू ड्राइवर जो है इंडेंट में भर करके, और किसके नाम पे इंडेंट इशू कर दिखाएंगे, अमन के नाम पे, और उसकी कॉस्ट की रिकवरी किससे करेंगे, अमन से। अब समझ में आई बात। जी सर। अब राइट ऑफ का माजरा माजरा समझिए। राइट ऑफ का मतलब अमन है ही नहीं, अमन मर चुका है, अब किससे रिकवर कीजिएगा। ये एस्टेब्लिश हो गया है कि जिसने वो सामान गायब किया वो अब दुनिया में नहीं है, समझ रहे कि नहीं। अब तो राइट ऑफ ही करना होगा। हाँ बिल्कुल सर। तो उसका खर्च तो हमको अमन नहीं दे रहा, उसका खर्च तो सरकार बियर कर रही है, हाँ सर। तो वो भी इशू दिखाना पड़ेगा फॉर्म 14 में, ठीक है। चलिए अब मुझे समझ में आ गया है, आपको समझा चुका हूँ। रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ द राइट ऑफ इज सैंक्शनड हो चुका है। द आर्टिकल शुड बी शोन एज इशूड इन द टूल एंड प्लांट इंडेंट एज इशूड, ऐसे दिखाना होगा कि इसको हमने इशू किया है फॉर्म 14 में विद सुटेबल रिमार्क, ये रिमार्क दे करके कि इशू नहीं किया भैया, समझे, गुम हो गया था। एंड व्हेन दिस एंट्री इज ट्रांसक्राइब्ड, जब इस एंट्री को हम ट्रांसक्राइब कर रहे होते हैं इनटू द लेजर फॉर्म 15, इट शुड नॉट ओनली बी एंटर्ड इन पार्ट 1, इसको पार्ट 1 में दिखाना पड़ता है कि एक्चुअल में गायब हो गया, अब उतना सामान है ही नहीं। जबकि इस वाले में सामान आ चुका था तो पार्ट 1 में हम गाय डालते, इस वाले में सामान आया ही नहीं, तब हमको पार्ट 1 से माइनस करना पड़ेगा, हाँ कि ना।
जी सर, तो यानी पार्ट वन में जो वो इशू वाला कॉलम हुआ करता था, फाइव हाँ बी या सिक्स बी ऐसे डी कर। कैप्टन था ना, हाँ बिल्कुल 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 5B और 6B। हाँ हाँ, तो उसमें हमको माइनस करना है ना सर से। हाँ बिल्कुल माइनस कर देंगे। तो 5B में नहीं जाएगा, 5B था परमानेंट, और 5 नहीं 5B में ही जाएगा, 6B तो था टेम्पोररी। फाइव फाइव बी जिम में जाएगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। इन द ऑर्डिनरी वे बट ऑल्सो एंटर्ड इन सुटेबल रिमार्क्स इन पार्ट 3 में भी डाल देंगे कि हाँ भैया हमको नहीं मिला, समझे, तो माइनस का प्लस करके वहां भी जीरो करना ही पड़ेगा ना, चाहे रिकवरी कीजिए तो भी जीरो, चाहे राइट ऑफ कीजिए तब भी जीरो। समझिए पार्ट 3 जो है पूरा सस्पेंस नेचर का है, वो हर हाल में जीरो होगा, समझे। ये जीरो कब तक नहीं है, जब तक अवेटिंग एडजस्टमेंट है, एक बार एडजस्टमेंट हो गया ये जीरो हो जाना, समझ गए। बोलिए बुझाया कि नहीं बुझाया। अब क्लियर हो गया सर। चलिए, when article temporary lent or sent out for the repair are lost and the cost therefore is rejected by recovery or write-off, the item should be shown as received back in the appropriate column of part 1 and 2 of the tool and plant legend should also be shown in the issued permanently in part 1। ठीक है, इसमें कुछ नहीं। देखिए टेम्पोररी लेंट किया, सेंट आउट किया फॉर रिपेयर, और रिपेयर के समय में वो लॉस्ट हो गया, समझिए कि नहीं। तो रिपेयर के लिए हमने कहाँ डाला था, 6B में डाला था, याद है। अब 6B से लॉस हो गया, बताओ तो साला इतना गलत कर दिया। यहाँ कहाँ से लॉस हुआ था, 5B से, वहां कहाँ लॉस हो गया, 6B से, समझ कि नहीं। 6B से लॉस हो गया एंड अच्छा 6 जो, अरे भैया सुनिए, जो लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं मैं फिर बता दूं कि ये लेजर के पार्ट 1 का 6B है, समझ गए। तो लेजर का पार्ट 1 हमने थोड़ी देर पहले वीडियो में दिखलाया था, जब ध्यान से नहीं देखेंगे 6B कोचिंग कहाँ आ गया 6B भाई, ठीक है। तो लॉस्ट हो गया कब, रिपेयर से, तो रिपेयर कहाँ है 6B में, वहां से गुम हो गया एंड द कॉस्ट देयर ऑफ इज एडजस्टेड बाय रिकवरी, या तो हमने रिकवरी कर ली या तो राइट ऑफ कर लिया। हर हाल में आपकी रिकवरी या राइट ऑफ करने के बावजूद भी आइटम तो घट गया ना, सामान तो कम हो गया ना, तो पार्ट 1 में तो माइनस करना पड़ेगा ना, टीएनपी इन हैंड में, है कि नहीं। द आइटम शुड बी शोन एज रिसीव्ड बैक इन अप्रोप्रिएट कॉलम ऑफ पार्ट 1, टीएनपी इन हैंड को भी माइनस करना पड़ेगा, और पार्ट 2 था लेंट और सेंट आउट, उसको भी माइनस करना। क्लियर है कि नहीं, बोलिए जल्दी। जी सर, जी सर। अब यहाँ मैंने पहले बता दिया कि राइट ऑफ का जो भी अथॉरिटी होता है वो सर्वे रिपोर्ट में आता है, जो कि फॉर्म नंबर 18 में होता है, हमने कई बार आपको बता दिया, क्लियर, ठीक है। यही पिछले रोड क्लास में में मैं सर कि क्या बोले, सर्वे रिपोर्ट को और भी यूज करते हैं ना, तो ये राइट ऑफ के लिए भी यूज किया जाता हाँ हाँ हाँ, स्क्रैप वैल्यू में जहां भी आपको सेल भी करना हो तो भी सर्वे, खाली राइट ऑफ करने की थोड़ी, है। आप हाँ, उसको वो सेल में। स्क्रैप में बेचते हैं तो भी सर्वे रिपोर्ट के आधार पे, और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा लिया था, कुड बी ऑब्टेन्ड सर बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सर पार्ट टू समझे जो कि नहीं, बोल रहे थे सर, हाँ बोलिए ना। पार्ट टू जो बोल रहे थे सर, इशू का जो नंबर ऑफ डेट ऑफ इशू या नंबर ऑफ इशू सर उसी में लिखना है ना सर। पार्ट 2 है लेंट और सेंट आउट की, क्या है, तो जब आपने हाँ लेंट सर। किया था वहां से गुम हो गया तो पार्ट 1 से भी माइनस करना पड़ेगा, और लेंट और सेंट आउट से भी माइनस करना पड़ेगा। इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। आपके पास में 100 आइटम था, 100 आइटम में आपने 20 आइटम लेंट किया था, किसके लिए, रिपेयर के लिए, और जी 20 में सर। से 4 आइटम उसने गुम कर दिए, ठीक है। तो 100 में भी 4 घटाना पड़ेगा, टोटल कितने बच गए 96, और 20 में से जो आपने 4 माइनस किए हैं वहां भी बच गया 16, 16 ही आइटम आपको रिटर्न होना है ना, 4 तो उसके पैसे मिलने हैं आपको, जी सर, ठीक है। ठीक है। चलिए अब हम अगले में आते हैं, वो है रोड मेटल। रोड मेटल के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि ये सबसे अच्छा और सबसे आसान है, कुल मिला के इसका कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि गुड्स से सीट का है, टूल एंड प्लांट का, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसका जो स्टोर होता है ना वो हर किलोमीटर पे होता है, समझा कि नहीं, हर किलोमीटर पे एक स्टोर होता है। ये रोड है, ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, तो हर किलोमीटर पे इसका एक स्टोर बनाया हुआ है, वहां पे इसका, तो हर किलोमीटर के हिसाब से इसकी अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है। दूसरी बात, आप रोड में जो जो चीज डालते हैं रोड मेटल कहते हैं, ठीक है। उस रोड मेटल को जब आप परचेज करते हैं तो भी एक केस बनता है, या सड़क के बगल में ही, यहाँ पे झारखंड में बहुत सारी जब सड़कें बन रही थी बगल में पहाड़ था, उसी पहाड़ को काट काट करके, या खदान, मतलब पहाड़ जब पहाड़ कटता है तो पहाड़ जब और गहराई से कटता है तो वो खदान हो जाता है, उसको बोलते हैं क्वेरी, QUERRY, ठीक है।
तो क्वेरी से जब पत्थर निकाले जाते हैं, क्रूड मेटल कहते हैं, वहां से उसको निकालने के लिए उसकी अकाउंटिंग अलग तरीके से की जाती है। इसमें एक जोक भी, वो जोक मैं आपको आगे सुनाने वाला हूँ, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। The supply of raw metal should be measured and paid for in the same way as the supply of the other material. तो ये बहुत आसान है। But as metal is often kept in a store at the roadside before being laid down, a quantity account of it should be maintained in the subdivisional office in Form 16. और ये Form 16 है, ये बिन कार्ड की तरह है। बिन कार्ड की तरह काहे बोला हमने? जीआरएस का भी काम करता है, इंडेंट का भी काम करता है और बैलेंस का भी काम करता है। समझ गए? स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट भी यही है, इशू भी यही है और बैलेंस भी यही है, तीनों यही है। Form 16 ऑफ रोड मेटल, ठीक है। कॉपीज ऑन लूज शीट being submitted monthly to divisional officer within a fortnight of the submission of the monthly account. Simple है। The authority to write of, यार ये तो वापस उसी को रिपीट कर रहा है। खैर आगे आ जाते हैं। फॉर्म CPW 16 बहुत इंपॉर्टेंट रोड मेटल के बारे में है। तीनों चीज है, रिसीट है, इशू है, बैलेंस है, कुछ है, ठीक है। तो किलोमीटर बाय किलोमीटर, हर किलोमीटर पे, समझ गए? रसीद डिस्पोजल एंड बैलेंस ऑफ द रोड मेटल ऑफ ईच काइंड, स्टोन है, कंकड़ है और भी बहुत सारी चीजें। The balance of metal in each kilometer should be shown whether there is any transaction on it during the month or not. पूरे मंथ में कोई ट्रांजेक्शन करो ना करो, आपको हर किलोमीटर पे बैलेंस शो करके देना ही पड़ेगा। सेपरेट स्टेटमेंट should only be kept for metal collected for annual repair, for renewals and property repairs. Respect of metal required for new road, अगर नया कंस्ट्रक्शन का, नई रोड बननी, नया रोड, इसका मेजर रेट कौन सा होगा? 505। कैपिटल आउटले ऑन रोड है ना सर जी? हाँ कि ना? ठीक है। और फॉर रिन्यूअल पर्पस द मेंटेनेंस ऑफ दीज डिटेल्स अकाउंट शोइंग द रिसीट बाय फ्यूल बैलेंस किलोमीटर बाय किलोमीटर में बी डिस्पेंस्ड विद बाय द डिविजनल ऑफिसर। यहाँ पे आपने क्या देखा कि अमूमन ये जो अकाउंट बना रहा है सब डिविजनल ऑफिसर बना रहा है, पर न्यू कंस्ट्रक्शन के मामले में इसको कौन बना रहा है? डिविजनल ऑफिसर बना रहा है, ठीक है। प्रोवाइडेड, किस केस में ये बनाएगा? डिविजनल ऑफिसर। इसके केस क्या है? पहला, दैट ही शुड मेंटेन हिज ओन ऑफिस। डिविजनल ऑफिसर को कहाँ मेंटेन करेगा? अपने ऑफिस में। एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, सो इन सेपरेट ईच रोड और सेक्शन ऑफ रोड, तब जब वो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, द क्वांटिटीज ऑफ मेटल ऑफ ईच डिस्क्रिप्शन पेड फॉर मंथ by month in connection with all estimate of correction, and that wherever any executive officer or subordinate responsible for any part of the balance of the metals transferred, the account pertaining thereto should be verified. Simple, इसमें कुछ है। This verification should be generally on the lines prescribed in paragraph 10.3. अच्छे chapter 10 पढ़ेंगे तब ना। The conjunctions in last verification being computed on a consideration of a work of construction or renewal actually done, ठीक है। चलिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट, रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेटल फाउंड सरप्लस जब चेक किया जाएगा, ठीक, कौन करेगा? ऐसे करेगा, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, ठीक है। एज रिजल्ट ऑफ चेक फॉर मेजरमेंट बाय सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, मेटल फाउंड सरप्लस, जो बुक में उससे ज्यादा मेटल मिल रहा है, अब क्या करेंगे भाई, ठीक है। टू डेट वंस बी ब्रॉड इन द क्वांटिटी अकाउंट। क्वांटिटी अकाउंट कौन सा है? फॉर्म नंबर 12। तो ये हर जगह आपने देखा, जहां मटेरियल प्लस मिल जाए तुरंत ले लो, माइनस मिल जाए मत लो। कब तक नहीं लो? जब तक कि ऑर्डर न मिल जाए। डेफिसिट अगर हो जाए, शुड हाउएवर नॉट बी रिमूव्ड, ये तो हर जगह लिखा है कि जहां प्लस मिले फट से ले लो, डेफिसिट मिले नहीं रिमूव करना है, किसी भी हाल में नहीं करना है, ठीक है। until recovery of their value or receipt of sanction to write off, but a rating remark should be recorded at once and carried forward from month to month until the discrepancy is set right. Simple, ठीक है। एसओआर क्या होता है? शेड्यूल ऑफ रेट। ये एसओआर जो फॉर्म 17 में आप देख रहे हैं ना, ये केवल रोड के मामले में, केवल रोड के मामले में, ठीक है। हालांकि एसओआर आपको और भी जगह मिलेगा देखने के लिए, पर ये वाला एसओआर केवल रोड के मामले में। रेट बुक ऑफ शेड्यूल ऑफ रेट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार पूछा गया है और फुल फॉर्म पूछा ही जाएगा कि एसओआर का फुल फॉर्म क्या होता है? showing the lowest rate at which the metal can be supplied to the roadside throughout the division should be kept in the divisional office in form number 17। तो रोड के लिए कौन से फॉर्म हो गए? 16 और 17। टूल एंड प्लांट के लिए 13, 14, 15, ठीक है। और कोई भी आइटम बेचने के लिए 18 और 19। विच सच मॉडिफिकेशन एज मे बी कंसीडर्ड नेसेसरी टू सूट लोकल कंडीशन। और इसका जो रेट डिफाइन होता है और लोकल कंडीशन के आधार पर डिफाइन होता है, नेशनल लेवल पे नहीं। क्यों? पत्थर को काटने में, उसके कैरी करने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, और क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये होता है, टैक्सेस भी अलग अलग होते हैं। झारखंड सरकार इसके ऊपर टैक्स लेती है, ठीक है। उसको कहते हैं नॉन मेटेलिक
एप्रोप्रिएट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, खैर कोई बात नहीं। द रेट उसका होता है 0853। देखिएगा क्या होता है, मेजर रेट तो मुझे याद है, रिसीट का होता है, उस पर टैक्स लेती है स्टेट बोर्ड, ठीक है। द रेट कुड बी डिवाइड, जो अभी सैंड जहाँ से जो बालू वालू सैंड परचेज करना होता है ना बिल्डिंग बनाने के लिए, उसके लिए यही वाला टैक्स होता है 0853, ठीक है। क्या इसका नाम भी याद नहीं आ रहा। द रेट कुड बी डिवाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या है इसका नाम क्या है? माइनिंग से रिलेटेड। हाँ कुछ ऐसा ही नाम है, ठीक है। एज ओल्ड क्वारीज, क्वारीज का मतलब खदान है, आर एग्जॉस्टेड और न्यू आर ओपनड एज और अदर सर्कमस्टांसेस अफेक्टेड द रेट, ठीक है। पुरानी खदान खत्म हो जाए, नई खदान शुरू हो जाए, तब आप इसको कर सकते हैं। यहाँ आगे जोक, जोक नंबर 1, ठीक है। चार्जेस फॉर क्वारीज, काहे को देखिएगा जोक क्या है। व्हेन लैंड इज एक्वायर्ड, जमीन आपने परचेज की है, जमीन परचेज की है, याद है जमीन परचेज की है। फॉर एक्सट्रैक्शन रोड मेटेरियल प्राइमरी इंटेंडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग रोड, आप इसको मतलब जमीन ही खरीद सकते हैं। जमीन क्या होती है, पहाड़ ही होता है, वो पहाड़ खरीद लेते हैं लोग, ठीक है। तो उसको मतलब रोड मेटल को बनाने के लिए, तोड़ने के लिए, चट्टानों को तोड़ने के लिए मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड ऐसे कर सकते हैं। और रेजिंग इन क्लास ऑफ एन एग्जिस्टिंग रोड, ठीक है। रेजिंग इन क्लास का मतलब है 2 लेन से इसको 4 लेन बना रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। The following principle of accounting should be followed in adjusting the charges connected with land and queries. आगे जोक नंबर 1, when the charges do not exceed 1000, 1000 रुपये में आपको कौन जमीन मिल जाएगा जी, सोचिए ना। मैंने आप पत्थर की खदान खोद रहे हैं और उसकी कुल कीमत कितनी है, 1000, समझ गए। द अमाउंट विल बी डेबिटेड डायरेक्ट टू द मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का जो माइनर रेट है 051 है, और मेंटेनेंस एंड रिपेयर का माइनर रेट है 053। मशीनरी इन इक्विपमेंट होता है, मशीनरी इन इक्विपमेंट, इसका जो हेड है वह है 052। तो प्लीज इसको एक बार जरा आप लोग देख लीजिए, 051, 053, 052, ठीक है। वो मैं एक बार आपको शेयर कर रहा हूँ, प्लीज एक बार को देख लीजिए, याद रहेगा। ये देखिए, दिख रहा है आपको यहाँ पे, तीन का तीनों कौन सा वाले में है, G2059 में, ठीक है। हालांकि आप इसको अगर खोजना चाहें तो 3054 में मिल जाएगा आपको, 3054, वो आपको सड़क वाला है। ये देखिए, ये मशीनरी इक्विपमेंट है, देख रहे हैं आप, है ना। ये मेंटेनेंस एंड रिपेयर कंस्ट्रक्शन मिल रहा है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, हाँ ये देखिए मेंटेनेंस एंड रिपेयर मिल गया यहाँ पे 103 है। इसका मेजर माइनर हेड अलग है, और कंस्ट्रक्शन है कहीं से, तो कंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको 505 पर। ये देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन है, सर 2059 में था कंस्ट्रक्शन। मेरा पॉइंट ये है कि अपने को मेजर हेड इसके हिसाब से चेक करना है जो आपके पास में लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड में ऑलरेडी अवेलेबल है। अकॉर्डिंगली एज द क्वेरी इज इंटेंडेड टू सर्व द पर्पस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 एंड 2, ठीक है। तो क्वेरीज कौन पर्पस को सॉल्व करता है, जब पर्पस हो आपका पुराने रोड को रिपेयर करने का या नए रोड को बनाने का, ठीक है। मैं चार्जेस इसकी 1000, अब 1000 से ज्यादा चार्जेस हो गया, तब क्या करेंगे। एंड द रोड मेटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन एग्जिस्टिंग रोड और रोड फॉर अ सीरीज ऑफ ईयर्स इन टोटल इनिशियल आउटले। अब ये आपका यही वाला लागू पड़ने वाला है, समझे। अमूमन खर्च क्वेरी का 1000 से ज्यादा ही होता है। उस समय में क्या करेंगे, बी डेबिटेड, खर्च कहाँ डेबिट करेंगे, टू द सब हेड लैंड एंड किल्न। अभी लैंड का मतलब होता है जमीन, ठीक है, और किल्न का मतलब था भट्ठा। भट्ठा मतलब ईंट का जो भट्ठा आपने देखा होगा ना, ईंट का भट्ठा देखा आपने, इसको किल्न बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने देखा होगा कि अलकतरा पिघलाने वाली आज मशीनें आती हैं, उस मशीनों में ऐसे सीधे डाल दिया, अलकतरा पिघल गया, रोड पे बिछा दिया। पहले नहीं होता था, पहले किल्न होता था, सड़क के किनारे ड्राम से ड्राम में अलकतरा डाल करके गर्म किए जा रहे हैं, फिर ड्राम से सड़क के ऊपर में उड़ेला जा रहा है, ये सब किल्न होता था, एक्सेट्रा ऑफ द स्टॉक अकाउंट, ठीक है। एंड दिस सबहेड, अच्छा स्टॉक अकाउंट में ये है लैंड एंड किल्न, एक सबहेड है, सेक्टर नंबर 13 में कुल 11 सबहेड है, उसमें से एक सबहेड लैंड एंड किल्न है, ठीक है। एंड दिस सबहेड शुड बी ग्रेजुअली रिलीव्ड बाय डेबिट टू द कलेक्शन एस्टिमेट ऑफ ईच ईयर इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ 12.2.2, ठीक है। चलिए आगे, व्हेन द चार्जेस एक्सीड ₹1000 and the road material required for the purpose is specified in clause 2 above, the division officer should charge direct to the original work concerned such portion of the cost is proper. The balances if any should be debited to subhead should eventually be cleared by debit to maintenance and repair, वो मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट में मटेरियल चार्ज टू वर्क, ये आपका जो है
चैप्टर नंबर 10 में दिया गया है और उसमें पैराग्राफ 10.3 में दिया गया है। तो 10.3 जब हम पढ़ेंगे तो ये मटेरियल चार्ज टू वर्क का क्या मतलब, मैं आपको मतलब अभी बतला देता हूँ। आपका जो स्टॉक है ना, स्टॉक कहाँ पड़ा हुआ है? स्टोर में। स्टोर किसको कहते हैं? गोडाउन या यार्ड में, ये तो है गोडाउन पब्लिक यार्ड, है ना। तो गोडाउन और यार्ड में जब आइटम पड़ा हुआ उसको कहते हैं स्टॉक। यहाँ से आप निकाल दीजिए और मटेरियल एट साइट, मतलब जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे उस आइटम को पहुंचा दीजिए। और अभी कंस्ट्रक्शन के काम में वो यूज नहीं हुआ है, जब तक वो कंस्ट्रक्शन के साइट पे पड़ा हुआ है तब तक उसको मटेरियल चार्ज टू वर्क में कंसीडर किया जाता है। उसका डिटेल कहाँ है? चैप्टर नंबर 10 में हम लोग इसको देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको एंटरटेनिंग लगी होगी। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 7 स्टॉक। ठीक है, थैंक यू।